आप सभी का स्वागत है हिंदी नॉवेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ पर हर एक स्टोरी आपको मैजिक सिस्टम रोमांस की एक जादुई सफर पे ले जाएगी। इस स्टोरी का सारा चरित्र स्थान घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। चलिए स्टोरी की तरफ आगे बढ़ते हैं। अध्याय 331। इतना कहकर प्रिया मेहता ने बीफ नूडल्स का एक कटोरा ऑर्डर किया, मेनू वेटर को दिया और असमंजस में अनन्या शर्मा की ओर देखा। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को कार्टून कंपनी शुरू करने की अपनी योजना के बारे में बताया। कंपनी पंजीकृत हो चुकी है और हाल ही में वह मूल कलाकारों, रंग डिजाइनरों, चरित्र सेटिंग्स, संगीत और ध्वनि पर्यवेक्षण आदि की तलाश कर रही है। वह मूल कलाकार के मुख्य भाग के लिए जिम्मेदार हो सकती है, क्योंकि एक कार्टून में बहुत सारे पात्रों को चित्रित करने की आवश्यकता होती है, जिसमें नायक, अस्थायी रूप से दिखाई देने वाली सहायक भूमिकाएं आदि शामिल हैं। मुख्य पात्र के लिए वह स्वयं चित्र बनाती है, जिससे काफ़ी पैसा बच जाता है। सहायक पात्रों को अन्य मूल कलाकारों को चित्रित करने के लिए सौंप दिया जाता है। कार्टून बनाने में बहुत पैसा लगता है और मुझे नहीं पता कि मैं पैसा वापस कमा पाऊंगा या नहीं। अनन्या शर्मा की बातें सुनकर प्रिया मेहता हैरानी से बोली, तुम अभी अपना बिजनेस शुरू कर रही हो? क्या ये बहुत जल्दी होगी? मेरे धर्मपुत्र और धर्मपुत्री सिर्फ 4 महीने के हैं और अभी तक उनका दूध छुड़ाया भी नहीं गया है। अभी ज़्यादा जल्दी नहीं है। एनिमेशन तैयार करने में समय लगता है। एक पांडुलिपि लिखने में 2-3 महीने लगते हैं और फिर उसे बनाने में आधा साल लग जाता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अभी एनिमेशन बाजार में उतरने का सही समय है, अनन्या शर्मा ने कहा। प्रिया मेहता ने भी अपनी राय रखी। ये सुनकर प्रिया मेहता ने सिर हिलाया और अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या कंपनी ने टैक्स वगैरह बचाने के लिए कोई खास फाइनेंस कंपनी हायर की है। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को बताया कि हो गया है। अर्जुन सक्सेना कुछ दिन पहले लू प्रांत में बैंक कार्ड खोलने गए थे। वहाँ एक एकल स्वामित्व वाली कंपनी खोलिए। एक व्यवसाय को ऊपर से नीचे तक शुरू करें। सभी कंपनियां अब पंजीकृत हैं। शैम्पू फैक्ट्री के लिए जगह भी चुन ली गई है और फैक्ट्री का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया है। फैक्ट्री पूरी होने के बाद निर्माण कार्य शुरू हो सकेगा, क्योंकि कच्चा माल खरीदना आसान है। अर्जुन सक्सेना ने अपने पिता और माता को जिम्मेदारी सौंपी। जब शैम्पू और हेयर टॉनिक बनाने का समय आता तो अर्जुन सक्सेना खुद जाकर उन्हें तैयार करते। चून की तैनाती मुख्य प्रौद्योगिकी है, इसलिए इसके लिए बहुत ही सूक्ष्म चरणों की आवश्यकता होती है और अर्जुन सक्सेना को इसे स्वयं संचालित करने के लिए वापस जाना होगा। क्योंकि परिवार ने शैम्पू का कारखाना खोला था, सक्सेना के पिता और माता बहुत व्यस्त थे, इसलिए इस काम को अनीता सक्सेना के रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। अनीता सक्सेना ने भी अर्जुन सक्सेना की बातें सुनी। वापस आकर उन्होंने भी घर की मरम्मत का काम फिर से शुरू कर दिया, जैसे सीढ़ियों की रेलिंग बदलवाना, 5वीं मंजिल पर बाथरूम बनवाना और पहली मंजिल को फिर से सजाना। सजावट के लिए 3 छोटे लोगों को ध्यान में रखते हुए वह पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का चयन करेगी, जैसे लेटेक्स पेंट। वह इसे ब्रश नहीं करेगी, क्योंकि लेटेक्स पेंट को ब्रश करने के बाद लेटेक्स पेंट में फॉर्मलाडेहाइड को छोड़ने में कम से कम आधा साल लगेगा। शिशुओं के फॉर्मल्डिहाइड वाले कमरे में रहने की संभावना सबसे कम होती है। फॉर्मल्डिहाइड की अधिकता से शिशु में ल्यूकेमिया हो सकता है। दोपहर के समय अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता ने नूडल्स खाना समाप्त किया और घर जाने वाले थे, लेकिन जब अनन्या शर्मा ने एक माँ और बच्चे की दुकान देखी तो बूढ़ी माँ का दिल पिघल गया और वह खरीदारी करने जाना चाहती थी। प्रिया मेहता को माँ और शिशु स्टोर में सामान खरीदने के लिए ले जाना। ये डायपर और दूध पाउडर अभी भी स्टॉक में है, इसलिए आपको इन्हें खरीदने की आवश्यकता नहीं है। अनन्या शर्मा ने देखा कि स्टोर में रेंगने वाली गुड़ियाएं रेंग रही थीं। रेंगने वाली गुड़ियाएं बैटरी चालू करने के बाद रेंगने लगती हैं, और इसमें विभिन्न शैलियां हैं, भालू, चूहे, बिल्ली के बच्चे आदि। इस छोटी सी चीज को देखकर उसकी आंखें चमक उठी। अभी तो ये रेंगने की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इनके लिए ऐसी ही रेंगने वाली गुड़िया खरीदो, इन्हें बहुत पसंद आएगी। प्रिया मेहता ने एक छोटा खरगोश उठाया और बोली, आन्या और रिया के लिए ये कैसा रहेगा? एक सफ़ेद खरगोश और एक गुलाबी खरगोश। शॉपिंग गाइड ने मुस्कुराते हुए एक छोटे खरगोश को उठाया, उसके कलर पर क्लिक किया और अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता को दिखाया। हमारा खरगोश न सिर्फ रेंग सकता है, बल्कि कूद और भौंक भी सकता है। रेंगते समय खरगोश के कान और नाक उसके साथ हिलेंगे। इसके अलावा बहुत सारे सामान भी हैं, गुलाबी, बैंगनी, पीले और अन्य रंग। आप इन्हें हेडबैंड, छोटी टोपी, धनुष, एप्रन आदि के साथ पहन सकते हैं।
अनन्या शर्मा को ये खरगोश दिल से पसंद है, क्योंकि तीनों नन्हे मुन्ने बच्चों को खरगोश बहुत पसंद हैं। पिछली बार जब वे अर्जुन सक्सेना के गृहनगर आए थे, तो उन्होंने और अर्जुन सक्सेना ने किसान बाजार से ये जिंदा छोटे खरगोश खरीदे थे और उन्हें ये हमेशा बहुत पसंद आए थे। इस बार जब मैं मुंबई वापस गया तो इसे अपने साथ ले आया। चूंकि मछली घर और मछलियां लाना असुविधाजनक है, इसलिए ये सौभाग्य की बात थी कि लौटने के बाद पहले 2 दिनों तक शिशुओं ने कोई परेशानी नहीं पैदा की, लेकिन कुछ दिनों के बाद उन्होंने परेशानी पैदा करना शुरू कर दिया। क्योंकि मैं मछली देखना चाहता था लेकिन मैं नहीं देख सका। तब वे बोल नहीं सकते थे और अपने विचार व्यक्त नहीं कर सकते थे, इसलिए वे रोते रहे और अपने मुंह में मछली शब्द कहना चाहते थे, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सके। उसने उन्हें गले लगाया और टूटू उनके दूसरे खिलौने दिखाए और टहलने चली गई, लेकिन वे फिर भी रोते रहे। वे तब तक रोते रहे जब तक बाहर टहलते हुए उन्हें एक मछली दिखाई नहीं दी, और फिर उन्होंने मछली और मछली की ओर इशारा किया। तभी उन्हें और अर्जुन सक्सेना को समझ आया कि वे मछली देखना चाहते हैं। फिर अर्जुन सक्सेना उस दिन एक छोटा सा मछली टैंक खरीदने के लिए एक्वेरियम गए और मछलियां वापस कर दीं। रात में वे मछलियों को देखकर बहुत खुश और उत्साहित थे। अनन्या शर्मा मन ही मन छोटे खरगोशों का एक जोड़ा खरीदने वाली थी। चेहरे पर असंतुष्ट भाव लिए उसने वेटर से पूछा, कितना दाम है? प्रत्येक की कीमत 180 रुपये है। यदि आप एक जोड़ी खरीदते हैं तो इसकी कीमत 300 रुपये होगी। अनन्या शर्मा ने एक भालू उठाया और बोली, मेरे परिवार में 3 बच्चे हैं। एक और भालू खरीदने में कितना खर्च आएगा? जब शॉपिंग गाइड ने सुना कि अनन्या शर्मा के परिवार में 3 बच्चे हैं, तो उसने हंसी से अपनी आंखें मूंद ली। इस मां को बधाई जिसने 3 बच्चों को जन्म दिया। अगर आप आमतौर पर 3 खरीदते हैं तो इसकी कीमत कम से कम 430 रुपये होगी। अगर आप इसे लेते हैं तो 390 रुपये ब्लॉक, सबसे कम कीमत। अनन्या शर्मा ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं। 390 रुपये थोड़े महंगे हैं। 350 रुपये में मैं डोन पुस्तकों का ये सेट भेजूंगी, कुल 6 प्रतियां। ब्यूटी, इसकी कोई कीमत नहीं है, 350 रुपये, और आपको डोन किताबों का एक सेट भेजना होगा। डोन किताबों के इस सेट की कीमत 20 रुपये से ज़्यादा होगी। आप इतनी कीमत नहीं दे सकते। अनन्या शर्मा ने किताब रख दी और बोली, तो फिर अगली बार आऊंगी। इतना कहकर अनन्या शर्मा भ्रमित प्रिया मेहता को घसीट कर ले गईं। प्रिया मेहता अभी भी कुछ कहना चाहती थी। अनन्या शर्मा ने उसे देखा, वह चुप हो गई। वह हैरान थी। उसने स्पष्ट रूप से देखा कि अनन्या शर्मा को यह खिलौना पसंद है। आप इसे क्यों नहीं खरीदते? बस कुछ दर्जन रुपये। जैसे ही अनन्या शर्मा और प्रिया मेहता स्टोर के दरवाजे की ओर चलने वाली थीं, शॉपिंग गाइड ने जल्दी से स्टोर मैनेजर से बात की और फिर अनन्या शर्मा को जोर से पुकारा और उसके पीछे भागा। ब्यूटी, आपने जो कीमत बताई है, मैंने आपके और मेरे मैनेजर के लिए आवेदन किया है। आप मोल भाव करने में बहुत माहिर हैं। आपके पति बहुत भाग्यशाली हैं। अंत में अनन्या शर्मा ने 350 कुआई की कीमत पर 3 रेंगने वाली गुड़िया खरीदी, साथ ही 2 छोटे खरगोशों के लिए होल बुक्स और सजावट का एक सेट भी खरीदा। जब वह मां और शिशु की दुकान से बाहर निकला तो प्रिया मेहता दंग रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मां और शिशु स्टोर अभी भी कीमतों पर बातचीत कर सकता है और इतने सारे उपहार भेज सकता है। इससे पहले कि वह पूछती कि क्या पैसे कम हैं, शॉपिंग गाइड ने कहा कि यह आवश्यक है। उसने सोचा कि मां और बच्चे की दुकानों में कम पैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि यह कम हो सकता है। यहाँ मिलता है, लेकिन उन्हें लगा कि वह अनन्या शर्मा जैसी नहीं हो सकती। वह शर्मिंदा महसूस करेगी। उन्होंने सचमुच ये सोचकर आह भरी कि मां बनना अलग बात है और इसमें हर पैसा बच जाता है। उसके विपरीत वह पैसा फिजूल खर्ची करता है। जब अनन्या शर्मा घर लौटी तो तीनों छोटे बच्चे कमरे में सो रहे थे। अनन्या शर्मा उन्हें देखने कमरे में गईं। तीनों नन्हे मुन्नों के हाथ में क्या था, ये देखकर वह शर्मिंदा हो गई और अर्जुन सक्सेना की तरफ देखने लगी। अर्जुन सक्सेना ने कंधे उचकाए और बेबसी से बोला, नहीं, आज बच्चे तुम्हें याद कर रहे हैं, पर तुम मुझे गोद में नहीं ले सकते। वह सोने को तैयार नहीं था और बेचैनी भरी आवाज़ें निकालता रहा। अंत में सोने से पहले उन्हें अपनी ब्रा पकड़ने दें। ये तरकीब उन्हें आंटी वांग ने सिखाई थी, जिन्होंने कहा था कि सोने से पहले उन्हें अपनी मां की तरह महकना चाहिए, और अनन्या शर्मा की ब्रा उनकी मूल पसंद थी। और आप धुले हुए का उपयोग नहीं कर सकते, आपको वही उपयोग करना होगा जिसे आपने आज सुबह ही बदला है। आज सुबह जब मैं तीनों बच्चों को स्तनपान करा रही थी तो मैंने दूध छिड़का और 2 जोड़ी कपड़े बदले, जिनमें अनन्या शर्मा के मूल स्वाद वाली 2 ब्रा भी शामिल थीं। एक बड़े खजाने के लिए है जिसके साथ वह सोता है,
और दूसरा दूसरे खजाने के लिए है और 3 खजानों में से एक व्यक्ति दूसरे को पकड़ता है और सोता है। अनन्या शर्मा ने उन तीनों प्यारे नन्हे बच्चों को देखा और उन्हें दोष देने के लिए कुछ नहीं कह सकी। वह भी 24 घंटे उनके साथ रहना चाहती थी, पर उसे भी कुछ काम था। इससे छोटे बच्चों को भी शांति मिलेगी। बस थोड़ा शर्मनाक, कभी भी थोड़ा परेशान हूँ। बच्चे हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचते रहते हैं और माँ सचमुच तुम्हें याद करती है। माँ ने तुम्हारे लिए मज़ेदार खिलौने खरीदे हैं। जब तुम जागोगे तो तुम्हारी माँ तुम्हें खेलने ले जाएगी। कुछ देर तक बच्चे को देखने के बाद अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना कमरे से बाहर चले गए। चाची वांग ने अतिथि कक्ष में दोपहर का भोजन लिया। क्योंकि अर्जुन सक्सेना का मुख्य काम नक्काशी का है, अगर अनन्या शर्मा बाहर जाती है तो बच्चे की देखभाल की भारी जिम्मेदारी चाची वांग पर आ जाती है। वह बहुत थकी है। यदि आप दोपहर को अच्छी तरह से आराम नहीं करेंगे तो आपके पास दोपहर में बच्चों को ले जाने की ऊर्जा नहीं होगी। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा लिविंग रूम में आए और अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को आज सुबह की अपनी कमाई दिखाई और बताया कि उन्होंने सफलतापूर्वक मोलभाव किया और अपनी पसंद की चीज़ खरीदी। चूंकि छोटे बच्चे और चाची वांग अभी भी सो रहे थे, इसलिए अनन्या शर्मा ने रेंगने वाली गुड़िया को चालू नहीं किया। मैंने सिर्फ बच्चों के लिए चीज़ें खरीदी, आपके लिए नहीं, अर्जुन सक्सेना ने पूछा। मेरे पास खरीदने के लिए कुछ भी नहीं है। कपड़े? तुम प्रिया मेहता के साथ बाहर गए थे, कुछ कपड़े क्यों नहीं खरीद लेते? अरे, ये रहा एक छोटा सा बैग, जरा देखूं तो क्या है। अर्जुन सक्सेना ने बातें करते हुए बड़े शॉपिंग बैग से एक पतला बैग निकाला। बैग पर फैंटम नामक स्टोर का लोगो छपा हुआ है। ये देख अनन्या शर्मा उछल पड़ी और उसने अर्जुन सक्सेना के हाथ से बैग छीन लिया। ये तोहफा होना चाहिए, मैं इसे रख दूंगी। उसके बाद अनन्या शर्मा बैग लेकर मास्टर बेडरूम में भाग गई। जब उसने बैग खोला तो उसे बैग में एक गुलाबी रंग की सेक्सी ड्रेस दिखाई दी। उसकी शर्माहट और दिल की धड़कन देखकर उसने दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से कपड़े वापस बैग में रख दिए। फिर उसने इधर उधर देखा कि पोशाक को कहाँ छिपाया जाए। अलमारी में छुप जाओ। नहीं, उसके और अर्जुन सक्सेना के कपड़े दोनों अलमारी में हैं। अगर अलमारी में होंगे तो अर्जुन सक्सेना उन्हें आसानी से ढूंढ लेगा। अगर अर्जुन सक्सेना ने ये ड्रेस देखी तो वह अविश्वसनीय होगा। उसने सोचा होगा कि वह ऐसी ही औरत थी। कहाँ छिपना है? दस्तक दस्तक, दरवाजा बजा। उसके बाद अर्जुन सक्सेना की आवाज़ आई, बीवी जी, दोपहर को बाहर खाना खाया है क्या? मैं खा चुका हूँ। अनन्या शर्मा की धड़कनें तेज हो गईं, फिर सिर चकरा गया और उसने जल्दी से हाथ में पकड़ा बैग बिस्तर के नीचे छिपा दिया। अर्जुन सक्सेना को अभी यह यहाँ नहीं मिल रहा है। कल जब अर्जुन सक्सेना क्लास में जाएगा तो वह इसे निकालकर फेंक देगी। दोपहर 3 बजे तीनों नन्हे बच्चे एक एक करके जाग गए। जब वे पहली बार जागे तो वे अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे और न तो अनन्या शर्मा और न ही अर्जुन सक्सेना ने उन्हें परेशान किया। इस अनुभव के कारण पहले जब वे जागते थे तो वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते थे, लेकिन इससे वे रोने लगते थे या लोगों को पीटते भी थे। उन्हें अकेला छोड़ दो, जब उन्हें उन दोनों की जरूरत होगी तो वे चिल्लाएंगे और उन्हें फिर से गले लगाएंगे। वे बहुत आज्ञाकारी होंगे और रोएंगे नहीं और लोगों को मारेंगे नहीं। आधे घंटे के बाद तीनों छोटे बच्चे एक के बाद एक हम करने लगे और फिर अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना उन्हें गले लगाने के लिए लिविंग रूम में खेलने चले गए। तभी तीनों नन्हे बच्चों ने रेंगने वाली चटाई पर नए खिलौने देखे और उनकी आंखें तुरंत चमक उठीं। जब अनन्या शर्मा ने तीनों रेंगने वाली गुड़ियों के स्विच ऑन किए और तीनों रेंगने वाली गुड़ियाएं लाइटें चमकाते हुए रेंग रही थीं, तो तीनों छोटे बच्चे उत्साह से चिल्लाए और फिर उन्हें पकड़ने के लिए आगे बढ़े। जाहिर है इस नई चीज में बहुत रुचि है। अनन्या शर्मा ने आरव को छोटी भालू वाली गुड़िया दी और जब उसने उसे दी तो उसने उसे चिढ़ाया, उसे जोर से रेंगने को कहा और गुड़िया को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। अपने बड़े खेल से बाहर काम किया। जब छोटे बच्चे ने गुड़िया पकड़ ली तो अनन्या शर्मा ने उसे गुड़िया दे दी, उसे उसके साथ खेलने दिया और उसकी सूक्ष्म मोटर कौशल का अभ्यास कराया। आन्या और सानबाव ने भी यही किया। उन्होंने छोटी टूटू को अपने साथ खेलने के लिए दिया, आन्या को गुलाबी टूटू और रिया को सफ़ेद टूटू। जिन दो छोटे बच्चों ने छोटे खरगोश को पकड़ा था वे उत्साह से लार टपकाते थे। चाची वांग मुस्कुराईं और उन दोनों के मुंह से लार पोंछी। जब अनन्या शर्मा ने बच्चों को नए खिलौनों के साथ खेलते देखा तो उन्होंने अर्जुन सक्सेना से कहा कि अगर वह उन्हें एक बेबी स्विमिंग पूल खरीदना चाहती हैं तो अगर तीनों छोटे बच्चे एक साथ तैरेंगे तो उन्हें एक बड़ा स्विमिंग पूल खरीदना होगा, लेकिन उन्हें चिंता थी कि वह उन्हें घर में फिट नहीं कर पाएंगी।
अर्जुन सक्सेना ने कहा कि स्विमिंग पूल को नीचे लिविंग रूम में रखा जा सकता है। लिविंग रूम में रखी कॉफ़ी टेबल को बालकनी में ले जाएं। हाँ, मेरे पति अभी भी समझदार हैं, इसलिए मैं अब उसी शहर में स्विमिंग पूल देखूंगी और कल वहां जाकर उसकी क्वालिटी भी चेक करूंगी। अगर हो सका तो मैं उसे वापस खरीद लूंगी। ठीक है, मैं नीचे जाकर सफाई करूंगी। अपनी बात खत्म करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने तीनों छोटे बच्चों से कहा, आरव, आन्या, रिया, पापा कल नीचे जाकर तुम्हारे लिए लिविंग रूम साफ करेंगे और तुम्हारा स्विमिंग पूल भी बना देंगे ताकि तुम आराम से तैर सको, है ना खास? खुशी की बात। तीनों नन्हे बच्चों ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। हालांकि उनकी आंखें प्यारी थीं, अर्जुन सक्सेना जानता था कि वे समझ गए हैं। उनका अभिवादन करने के बाद अर्जुन सक्सेना नीचे चले गए। जब अनन्या शर्मा बच्चों के साथ थीं, तो उन्होंने अपने खाली समय का उपयोग अपने मोबाइल फ़ोन पर बच्चों के लिए स्विमिंग पूल खोजने में किया और एक बड़ा स्विमिंग पूल खरीदा ताकि एक ही समय में 3 छोटे बच्चे पानी में खेल सकें। शायद इसलिए क्योंकि जब वे पहली बार पैदा हुए थे तब वे एमनियोटिक द्रव में पानी से खेल रहे थे, इसलिए जन्म के बाद उन्हें पानी से खेलना अच्छा लगा। हर बार जब वे नहाते थे तो बहुत उत्साहित होते थे और पानी उसके पूरे शरीर पर छिड़कता था। नीचे अर्जुन सक्सेना ने लिविंग रूम को साफ किया और मूर्ति बनाने ही वाले थे कि तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। ये राजेश कुमार का फ़ोन था। उसने फ़ोन उठाया और जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, फ़ोन के दूसरी तरफ से राजेश कुमार की हंसती हुई आवाज़ आई, लांग लांग, मेरे पास आपके लिए अच्छी खबर है। क्या मेरे चाचा इन दिनों हमारी नई स्क्रिप्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं? फिर मैंने पुरानी किताब को पहले अपडेट नहीं किया था और फिर कल अचानक मेरे चाचा की पुरानी किताब की फ़ीस बहुत ज़्यादा हो गई। संपादक से पूछने पर पता चला कि एक बड़ा प्रमोशन हुआ है। न सिर्फ भुगतान वाली आय में भारी उछाल आया, बल्कि मुफ्त आय में भी भारी उछाल आया। सामान्य एल्गोरिथम के अनुसार मुफ्त में 15,000 और भुगतान वाली आय में लगभग 20,000 थे। एक दिन 35,000 की आय के बराबर है। हे भगवान, कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। इसके अलावा संपादक ने ये भी कहा कि वह मेरी पुस्तक को नए मीडिया चैनलों और अन्य बाहरी चैनलों पर जोरदार तरीके से प्रचारित करेंगे और खूब पैसा कमाएंगे। लैंग लांग, मुझे लगता है कि इसका काफ़ी कुछ उस पिछली बार से लेना देना है जब आपने मुझे घर पर फेंग शुई के साथ छेड़छाड़ करने के लिए कहा था। आजकल, खासकर भारतीय ई-कॉमर्स वेबसाइट पर, अगर आपके पास मासिक टिकट सूची में जाने के लिए लाखों डॉलर नहीं हैं, तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, खासकर मेरे चाचा जैसी पारंपरिक पुरानी फैंटेसी किताब। अंकल को लगा कि ये किताब भी पहले जैसी ही है, उच्च गुणवत्ता वाली किताब है और अपने चरम पर भी है। अचानक शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर इसकी लोकप्रियता बढ़ गई और मुफ्त की कमाई अचानक 10 रुपये प्रतिदिन से बढ़कर 15,000 हो गई। आज जब ये संदेश मेरे सामने आया तो मैं दंग रह गया। फिर सब्सक्रिप्शन में भी भारी उछाल आया। मुझे लगा कि डेटा में कोई गड़बड़ी है। संपादक से पूछने पर पता चला कि यह ट्रैफिक बढ़ाने का एक बड़ा धक्का था। इस तरह का धक्का बहुत ज़्यादा भाग्य पर निर्भर करता है। इस बार ये लोकप्रिय था और संपादक ने कहा कि मेरा अनुवर्ती पढ़ना ठीक है और इस पुस्तक को लंबे समय तक खाया जा सकता है। मेरी किताब में 50 लाख से ज़्यादा शब्द हैं। हाँ, अगर इसे लंबे समय तक खाया जा सके तो बहुत अच्छा होगा। उस समय मैं हमारी कंपनी में 20 लाख डॉलर का निवेश कर सकता हूँ। लेकिन अब चाचा के पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास केवल 5 लाख से अधिक की बचत है। लैंग लांग, चिंता मत करो, मैंने पिछले कुछ दिनों में ही हमारी पुस्तक की रूपरेखा तैयार कर ली है और मैं इसे कल से लिखना शुरू कर दूंगी और इस महीने के अंत से पहले 100,000 शब्द लिखने का प्रयास करूंगी। जब समय आए तो इन 1 लाख शब्दों को स्क्रिप्ट में बदल दीजिए और आप प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। अगले महीने मैं 1,50,000 शब्द लिखूंगा, उसके बाद 1,50,000 शब्द, 4 लाख शब्द लिखूंगा और हम कई एपिसोड बना सकते हैं। जब समय आए तो इसका प्रभाव देखने के लिए इसे टीवी पर लगा दें और फिर आगे बढ़ें। राजेश कुमार अच्छे मूड में थे। उस दिन अर्जुन सक्सेना उनके घर रात के खाने पर आए। जाने से पहले उन्होंने उन्हें फेंग शुई के बारे में बताया और कुछ सलाह भी दी, जिसे उन्होंने लिख लिया। अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों के जाने के बाद उन्होंने और उनकी पत्नी रूपी गिलान ने इस बारे में बातचीत की और दोनों को लगा कि अर्जुन सक्सेना सही थे। फिर उस रात अर्जुन सक्सेना के बयान के अनुसार सोफ़ा बदल दिया गया और अचानक लिविंग रूम बहुत अधिक विशाल हो गया और यह इतना निराशाजनक नहीं था। अगले दिन रूपी गुइलान ने सोफ़ा कवर बनाने वाले मास्टर को बुलाया और हल्के नीले रंग के सोफ़ा कवर का एक सेट मंगवाया।
अन्य छोटे स्थानों की तरह उनमें भी अर्जुन सक्सेना के अनुसार बदलाव किया गया है। अप्रत्याशित रूप से कुछ दिनों के बाद उसका शरीर फट गया। यहाँ भाग्य है, मैं इतने सालों से लिख रहा हूँ। उन्होंने उन छोटे दोस्तों को देखा जो एक साथ समूह में शामिल हो गए, और अचानक भाग्य आया, आकाश में उड़ते हुए, कॉपीराइट बेचते हुए या वायरलेस तरीके से बेचते हुए, नए मीडिया बेचते हुए आदि। ईर्ष्या न करना असंभव है। थोड़ा पैसा कमाना कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन बड़ा पैसा कमाना वास्तव में भाग्य पर निर्भर करता है, विशेषकर अब जब यातायात ही सब कुछ है। मछली को मछली से मरने तक, सूखे को सूखे से मरने तक। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए राजेश कुमार को बधाई दी और फिर राजेश कुमार की तरफ देखने लगे। उनकी तरफ से कंपनी रजिस्टर्ड हो चुकी है और अनन्या शर्मा भी पेंटर और सुपरवाइजर ढूंढ रही हैं। अगले महीने काम शुरू करना उचित होगा। राजेश कुमार ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे पांडुलिपि पूरी करने के बाद अर्जुन सक्सेना के परिवार को रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहेंगे। यद्यपि यह सिद्ध करने के लिए कोई सैद्धांतिक सबूत नहीं है कि यह सू चेन ही था जिसने अपने परिवार के लिए फेंग शुई को समायोजित किया था। उसका भाग्य फूट रहा था, लेकिन वह जानता था कि इसका कुछ संबंध सू चेन द्वारा उसे फेंग शुई के साथ खेलने देने से अवश्य है, क्योंकि वह 10 वर्षों से पुस्तकें लिख रहे हैं और 10 वर्षों से वह उदासीन हैं। जैसे ही इस फेंग शुई पैटर्न को बदला गया, यह अचानक फट गया। इसलिए उन्हें पता था कि इसका अर्जुन सक्सेना से कुछ लेना देना है। वह एक कृतज्ञ व्यक्ति भी हैं। वह अर्जुन सक्सेना की कंपनी के लिए किताबें नहीं लिखेंगे क्योंकि वेबसाइट पर उनकी किताब लोकप्रिय हो गई है और भविष्य में वह उसका कॉपीराइट बेच देंगे। यद्यपि इस बात की काफ़ी संभावना है कि भविष्य में उनकी पुस्तक का कॉपीराइट बिक जाएगा, फिर भी वे वेबसाइट के साथ अनुबंध का नवीनीकरण जारी नहीं रखेंगे। यदि वह बहुत सारा पैसा कमाना चाहता था तो उसे पता था कि उसे अर्जुन सक्सेना का अनुसरण करना होगा। अनुबंध में, हालांकि वह अच्छा था, वह हमेशा एक अंशकालिक कर्मचारी की तरह ही रहता था। इसके अलावा अनुबंध में लगातार प्रतिबंध भी थे और उसे अर्जुन सक्सेना और अन्य लोगों के साथ मिलकर कंपनी शुरू करने की आज़ादी नहीं थी। राजेश कुमार और अर्जुन सक्सेना ने लगभग आधे घंटे तक खुशी खुशी बातचीत की इस उपन्यास के लिए अपने नए विचार के बारे में। हालांकि अर्जुन सक्सेना लेखक नहीं हैं, वे एक पाठक हैं और उन्होंने शुवानहुआन देखी है, इसलिए वे इसे मूल रूप से समझते हैं। मुझे लगता है कि राजेश कुमार का विचार बहुत अच्छा है और उन्होंने एक नए प्रकार का ब्रेन होल जोड़ा है। अर्जुन सक्सेना ने राजेश कुमार से कहा कि वे लेखन का काम छोड़ दें और उन्हें फंडिंग के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि अनन्या शर्मा के पिता ने 20 मिलियन का निवेश किया था। ये सुनकर राजेश कुमार ने खुशी से कहा, ठीक है, काल्पनिक शब्द हालांकि अच्छे दिखने का दिखावा करते हैं, लेकिन सौंदर्य संबंधी थकान होगी। सबसे अच्छी बात यह है कि भावनात्मक विस्फोटक दृश्य हों, साथ ही विभिन्न काल्पनिक चालें, भावनाओं का उपयोग करें पाठक की अपेक्षा और देखने की इच्छा को बनाए रखने के लिए, और काल्पनिक दुनिया के पाठकों की कल्पना को संतुष्ट करने के लिए काल्पनिक चालों का उपयोग करें। जैसे कि जब हर कोई गुलौंग और जिनयोंग की मार्शल आर्ट देखना पसंद करता था, तो हर कोई इन सभी प्रकार के भावनात्मक विवादों को देखना पसंद करता है, लेकिन विभिन्न चालों को देखना भी पसंद करता है, जैसे कि 6 पल्स तलवार, ड्रैगन को वश में करने की 18 हथेलियां आदि। राजेश कुमार वर्षों से प्रसारित होने वाले काल्पनिक कार्टूनों का अध्ययन करते रहे हैं, इसलिए इस संबंध में उनकी अपनी अनूठी अंतर्दृष्टि है। अर्जुन सक्सेना को लगा कि उनकी बात सही है और उन्होंने राजेश कुमार से उनके विचारों के अनुसार लिखने को कहा। फोन रखने के बाद अर्जुन सक्सेना लू बू के खिलाफ 3 ब्रिटिश लड़ाइयों को उकेरने के लिए अध्ययन कक्ष में चले गए। शाम को जब मैं खाना खाने के लिए ऊपर गया तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो कि जिन को रोते हुए सुना। उसने जल्दी से अपने जूते बदले और लिविंग रूम में आकर पूछा कि क्या हुआ। अनन्या शर्मा ने आरव के हाथ में पकड़े हुए छोटे खरगोश की ओर इशारा करते हुए कहा। आरव ने रिया की खरगोश वाली गुड़िया छीन ली और रिया रो पड़ी। आरव मेरी बहन को चीजें देने से इनकार करता है। रिया के लिए भालू वाली गुड़िया के साथ खेलो, वह इसे नहीं चाहती। मैंने आन्या से गुलाबी खरगोश वाला खिलौना रिया को खेलने के लिए देने को कहा, लेकिन रिया अभी भी इसे नहीं चाहती। वह बस सफेद खरगोश को रोते हुए देख रही है जिसे आरव पकड़े हुए है, और सफेद खरगोश मांग रही है। अनन्या शर्मा असहाय होकर मुस्कुराए और उसे समझ नहीं आया कि क्या करे। पहले आरव अपनी बहन की चीजें नहीं चुराता था, बल्कि उसके साथ मजेदार चीजें भी बांटता था। अब जब उसने अपनी बहन की चीजें छीन ली हैं, तो वह उसे देने से इनकार कर रही है। इसके अलावा जब आरव ने छोटी खरगोश गुड़िया को गले लगाया तो उसने अपना सिर नीचे किया और छोटी खरगोश के कान को काट लिया और छोटी खरगोश चीख पड़ी।
सांबाओ और भी जोर से चिल्लाया, वाह वाह वाह। अर्जुन सक्सेना ने जल्दी से तीनों खजानों को उठाया और अपनी छोटी बेटी की करुण पुकार को देखा। एक पिता अर्जुन सक्सेना भी व्यथित महसूस कर रहा था। लेकिन जाहिर है आरव ने छोटे खरगोश को छोड़ने से इनकार कर दिया, और अगर उसने आरव को छोटे खरगोश को छोड़ने के लिए मजबूर किया तो परिवार में केवल एक और रोता और फुफकारता बच्चा होगा। संभाव को थपथपाते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या उसके पास लिटिल टूटू बेचने वाली उस मैटरनिटी और बेबी स्टोर के मालिक का फ़ोन नंबर है, और पूछा कि क्या कोई और स्टोर है। अगर है तो वह आज रात एक और खरीदने के लिए गाड़ी चलाएगा। सही कहा, मैं तो भूल ही गई थी कि अब भी ऐसा हो सकता है। अनन्या शर्मा ने उसके सिर पर हाथ फेरा, उसका मोबाइल निकाला और बोली, मुझे याद है आज जब मैंने इसे खरीदा था तो दुकान में कुछ सफ़ेद खरगोश थे। मैंने सबसे पहले शॉपिंग गाइड से पूछा और उसका व्हाट्सएप भी जोड़ दिया। इतना कहने के बाद अनन्या शर्मा ने व्हाट्सएप पर व्हाइट रैबिट की एक तस्वीर ली और शॉपिंग गाइड से पूछा कि क्या कोई है। पतिदेव, अब और नहीं, आज तो सब बिक गया, अगली खरीदारी में आधा महीना लगेगा। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा और बेबसी से कहा। केशिन को अपने माता पिता की बात समझ में आ गई और वह और भी जोर से रोने लगी। अपनी बेटी को इतनी जोर से रोते हुए सुनकर अर्जुन सक्सेना को दुख हुआ। उसने के जिन को अपनी बाहों में थपथपाया और धीरे से कहा, के जिन मत रो, क्यों न पापा तुम्हारे लिए भी एक छोटी सी रेंगने वाली खरगोश जैसी गुड़िया बना दें। छोटा लड़का अभी भी रो रहा था, लेकिन अर्जुन सक्सेना द्वारा शांत किए जाने के बाद उसका रोना थोड़ा कम हो गया और उसने दुखी होकर अपना सिर आरव की ओर देखा, जो खुशी से छोटे टूटू को नोच रहा था। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि क्या वह इस तरह की रेंगने वाली गुड़िया बनाएंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा, यह संभव होना चाहिए। बिल्कुल वैसा ही बनाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं ये छोटी सी खरगोश जैसी गुड़िया बना सकती हूँ। और फिर एक टेम्पलेट बनाते हैं और फिर उसे टेम्पलेट के अनुसार काटकर सिल देते हैं। आप बिल्कुल वैसा ही बना सकते हैं। अनन्या शर्मा ने कहा, ठीक है, मैं पहले रेंगने वाली गुड़िया बनाने का वीडियो देखूंगी और फिर देखूंगी कि मुझे क्या चाहिए। मैं उसे सूची में डालूंगी और कल उसे खरीदने जाऊंगी। मैं इसे ऑनलाइन खरीदूंगी। अगर आप इसे खरीदने जाएंगे तो शायद आपको एक ही जगह पर न मिले और आपको पता भी न हो कि कहाँ से खरीदें। अनन्या शर्मा ने कहा। पंक्ति। अर्जुन सक्सेना पहले केशिन को उठाकर मास्टर बेडरूम में ले गया। उसने दाबाओ को छोटे खरगोश के साथ खेलते नहीं देखा था, इसलिए उसने अपना ध्यान उस छोटे खरगोश पर लगाया और वह खरगोश अब ज्यादा निश्चिंत हो गया था। अनन्या शर्मा ने दरवाजा खोला और अंदर आईं। उन्होंने अर्जुन सक्सेना को बताया कि उन्हें ऑनलाइन एक दुकान मिली है जो हाथ से रेंगने वाली गुड़िया बना सकती है और वहाँ वीडियो ट्यूटोरियल भी हैं। जैसे ही उन्होंने ये कहा, अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को अपना मोबाइल फ़ोन दिखाया। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, ठीक है, ये हमारी छोटी सफ़ेद खरगोश वाली रेंगने वाली गुड़िया के समान है। आप छोटे सफ़ेद खरगोश की तस्वीर ले सकते हैं और विक्रेता को छोटे खरगोश का अनुमानित आकार भेज सकते हैं और उसे कल डिलीवरी के लिए सामग्री तैयार करने दें। ठीक है। अनन्या शर्मा वापस लिविंग रूम में भागी और अनन्या के गुलाबी खरगोश का नाप लेने के लिए एक टेप नापने लगी। आरव के हाथ में जो छोटा सफ़ेद खरगोश था वह उसे बाहर नहीं निकाल पा रहा था। जब वह अपने छोटे सफ़ेद खरगोश को हिलाता तो वह भौंकने लगता। ऐसा लगता है कि यह कोई ऐसी चीज़ है जिसे मुझसे छीन लिया गया है और मैं नहीं चाहता कि इसे मुझसे छीना जाए। अनन्या शर्मा भी असहाय थीं। इससे पहले जब अर्जुन सक्सेना के घर में वह अपना 20वां जन्मदिन मना रही थी तो अर्जुन सक्सेना के परिवार के रिश्तेदार आए और एक बच्चा आरव की स्वचालित रॉकिंग कुर्सी पर बैठ गया और आरव तुरंत फूट फूट कर रोने लगा। उस समय उसने आरव से कहा कि वह बच्चों के साथ साझा करना चाहती है और उसकी मां ने उससे कहा कि आरव अभी भी छोटा है, इसलिए ये सामान्य है कि वह साझा करना नहीं जानता और उसे मजबूर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आरव ने अपनी बहन के खिलौने छीनने शुरू कर दिए और उन्हें छीनने के बाद भी उसने उन्हें खेलने के लिए बाहर निकालने से इनकार कर दिया। यह क्षेत्र के प्रति बढ़ती हुई भावना है और बता नहीं सकते। उसने सोचा, जब आरव बड़ा हो जाएगा तब वह समझदार हो जाएगी, तब सब ठीक रहेगा। क्योंकि इस समय कोई टूटू नहीं है, इसलिए हम पहले आरव और सांबाओ को अलग अलग खेलने दे सकते हैं, अन्यथा दोनों छोटे बच्चे एक साथ मिलेंगे और फिर से रोएंगे। हालांकि आरव को इस बात का बहुत शौक था कि वह क्या पकड़ता है और वह आज्ञाकारी रूप से सोता था, भले ही उसे रात में सोने के लिए उसे पकड़ना पड़ता था। लेकिन शिन अर्जुन सक्सेना थे जो पहले उसे सुलाने के लिए मना रहे थे और फिर अनन्या शर्मा को आरव को सुलाने के लिए कमरे में लाने दे रहे थे।
तीनों बच्चों को सुलाने के बाद अनन्या शर्मा पीठ में हल्का दर्द होने के कारण बिस्तर पर गिर पड़ी। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को अपनी कमर पर मालिश करते देखा और कहा, पत्नी, मुझे आपकी कमर की मालिश करने दो। ठीक है। अनन्या शर्मा बिस्तर पर लेट गई और अर्जुन सक्सेना से उसे दबाने को कहा। पहले पीठ के निचले हिस्से में दर्द प्रसवोत्तर अवधि के कारण होता था और यह ठीक हो गया है, लेकिन अब पीठ के निचले हिस्से में दर्द बच्चे के जन्म के कारण होता है। इस महीने तीनों नन्हे बच्चे बहुत तेजी से बड़े हैं। हर दिन ऐसा ही होता है। आन्या और रिया का एक एक दांत भी निकल आया है। दोनों छोटी लड़कियों को भी अपने छोटे सफ़ेद दांत दिखाना पसंद है। वजन और ऊंचाई भी बढ़ रही है। विशेषकर आरव, जो तेजी से बढ़ा है, उसका वजन 20 पाउंड तक बढ़ गया है। इसके अलावा अगर आरव रोता तो वह उसे मनाने के लिए उसके पास बैठकर उसे गले लगा लेता। कभी कभी घर पर मनाना पर्याप्त नहीं होता, आपको उसे मनाने के लिए बाहर भी ले जाना पड़ता है। थोड़ा बाईं ओर, हाँ वहीं। अर्जुन सक्सेना ने बस उस जगह को छुआ जहां अनन्या शर्मा को दर्द हो रहा था, और जैसे ही उसने उसे रगड़ा, अनन्या शर्मा दर्द से चिल्ला उठी। बीवी, अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो कुसुम का तेल लगाकर मलना पड़ेगा। कुछ बार मलने से दर्द कम हो जाएगा। रुको, मैं कुसुम का तेल लेकर आता हूँ। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना ने बेडसाइड टेबल खोली और दराज से कुसुम का तेल निकाला। कुसुम के तेल की एक शीशी निकालो। उन्होंने कुछ अपने हाथों में डाला और फिर अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को रगड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि यह हड्डियों के लिए बहुत थका हुआ है, अगर आप सख्ती से रगड़ नहीं करते हैं तो कुसुम का तेल हड्डियों में नहीं जाएगा और इससे मांसपेशियों को आराम देने और कोलेटरल को सक्रिय करने का प्रभाव नहीं होगा। इसलिए अर्जुन सक्सेना के हाथ की ताकत बहुत मजबूत है, लेकिन ये बहुत मजबूत नहीं है, बस सही तरह की है। यदि उस क्षेत्र में कोई दर्द नहीं है तो इस हाथ से रगड़ना बहुत आरामदायक और आनंददायक होता है। लेकिन अगर उस जगह पर दर्द हो तो इस हाथ से रगड़ने पर अनन्या शर्मा दर्द से चीख उठेगी। वह चीखना नहीं चाहती थी, लेकिन ये बहुत दर्दनाक था। आराम से चिल्लाओ। दर्द से उसका पूरा शरीर अकड़ गया था और वो अर्जुन सक्सेना से दूर भागना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि वो उसे रगड़े, बहुत दर्द हो रहा था। पत्नी, सहन करो, सब ठीक हो जाएगा। 20 सेकंड से अधिक समय के बाद अर्जुन सक्सेना रुक गए। अनन्या शर्मा ने राहत की सांस ली और बिस्तर पर धीरे से लेट गईं। कमर के दर्द वाले स्थान पर गर्म और गर्म एहसास महसूस कर रही थीं। कैसा लग रहा है? क्या आपको लग रहा है? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। खैर, ये गर्म है, लेकिन ये ठीक है, ये सहनीय है। यह अच्छा है। गर्माहट का एहसास होना अच्छा है। यह आमतौर पर 10 मिनट से ज़्यादा रहता है। तुम बिस्तर पर लेट जाओ और आराम करो, मैं तुम्हारे हाथ धो देता हूँ। अर्जुन सक्सेना पहले हाथ धोने के लिए सिंक पर गया और फिर सुशी के पास वापस आया। उसे तौलिया से ढक दो और रजाई उड़ा दो। तौलिया ढकने का मुख्य उद्देश्य रजाई को कुसुम के तेल के दाग से बचाना है। वरना अगर कुसुम के तेल से सना हुआ रजाई चेहरे या आंखों पर रगड़ा जाए तो बहुत गर्मी लगेगी। सुशी को रजाई उड़ाने के बाद अर्जुन सक्सेना ने सहज ही अपने बगल में रखे 3 पालनों में सो रहे 3 शिशुओं पर नजर डाली। फिर वह दंग रह गया, क्योंकि उसने देखा कि आरव उसे देख रहा था और फिर उसने अर्जुन सक्सेना को एक मैं समझता हूँ वाली नज़र से देखा। फिर उसने आज्ञाकारी ढंग से अपनी आंखें बंद कर लीं और सो गया। अर्जुन सक्सेना का दिल, ये छोटा लड़का कैसा दिखता है? क्या आपको लगता है कि उसके पिता ने अभी कुछ बुरा किया है? ओ बच्चा जाग गया, अनन्या शर्मा ने पूछा जब उन्होंने देखा कि अर्जुन सक्सेना हिल नहीं रहा था और बच्चे को देख रहा था। नहीं, अर्जुन सक्सेना ने अपनी नज़रें हटा लीं और अपनी दोनों बेटियों की ओर देखा, जो गहरी नींद में सो रही थीं। वह स्नान करने के लिए बाथरूम में जा रहा था, लेकिन फर्श पर कुछ धूल देखकर, ये सोचकर कि उसने आज फर्श नहीं पोंछा है, वह पोछा लेने के लिए बाथरूम में चला गया और फिर कमरे में फर्श पोंछने लगा। पतिदेव, आप क्या कर रहे हैं? अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा तो देखा कि अर्जुन सक्सेना को घसीटकर बिस्तर के पास ले जाया गया है। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना बिस्तर के नीचे पोछा लगाने ही वाला था, वह जल्दी से चिल्लाए, पति। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की ओर देखा। क्या हुआ? पतिदेव, मुझे भी दाहिनी कमर में थोड़ा दर्द हो रहा है, आप मेरे लिए देख लीजिए। बिस्तर के नीचे उसने वो सेक्सी कपड़े छिपा दिए थे जो प्रिया मेहता ने चुपचाप अपने शॉपिंग बैग में ठूंस लिए थे। अगर अर्जुन सक्सेना ने वो कपड़े देख लिए होते तो वो शर्मिंदा हो जाती, इसलिए अर्जुन सक्सेना को बिस्तर के नीचे नहीं घसीटा जा सका। ठीक है, अर्जुन सक्सेना ने पोछा नीचे रखा, अनन्या शर्मा की दाहिनी कमर दिखाने गए।
पहले हाथ से उसकी दाहिनी कमर दबाई और पूछा कि दर्द कहाँ हो रहा है। हाँ, ये यही है। मैं इसे तुम्हारे लिए कुसुम तेल से रगड़ूंगा। अच्छा है। इस बार अनन्या शर्मा चिल्लाई नहीं, क्योंकि उसे वास्तव में कमर के बाईं ओर ही दर्द था, दाईं ओर नहीं। इसलिए अर्जुन सक्सेना की ताकत बहुत अच्छी थी और उसे दर्द महसूस नहीं हुआ। इसके विपरीत मैं बहुत सहज महसूस करता हूँ। इसे गूंथने में बहुत ताकत लगती है। ज़्यादातर लोग 2-3 मिनट तक गूंथते हैं और उनकी बाहों में दर्द होने लगता है, जिससे उनकी ताकत खत्म हो जाती है। अर्जुन सक्सेना में बहुत ताकत है और उन्होंने अनन्या शर्मा की 5 मिनट तक मालिश की, फिर उन्हें थोड़ी थकान महसूस हुई। पतिदेव, कोई बात नहीं, मुझे बहुत आराम लग रहा है, पूरा इंसान आराम से है, आप आराम कर सकते हैं, मैं फर्श पोंछ देती हूँ। अनन्या शर्मा बिस्तर से उठी, पोछा लिया और पोछा लगाने का काम अपने हाथ में ले लिया। अर्जुन सक्सेना को लगा कि आज रात अनन्या शर्मा थोड़ी अजीब थी, लेकिन वह ये नहीं बता सका कि अजीब क्या था। फिर मैं नहा लूँगा। अगर तुम्हें फर्श पोंछते पोंछते थकान महसूस हो रही हो तो पोछा एक तरफ रख दो, मैं बाद में पोंछ लूँगा। अर्जुन सक्सेना ने कहा। ठीक है, वो बिल्कुल थकी नहीं है। अगर थकी भी है तो उसे ज़मीन पर पोछा लगाना ही है, इसलिए वो अर्जुन सक्सेना को ज़मीन पर पोछा लगाने का मौका नहीं दे सकती। मैंने सोचा कि बैग को बिस्तर के नीचे छिपाना सुरक्षित रहेगा, लेकिन मुझे रात में फर्श पर पोछा लगाते हुए अर्जुन सक्सेना का सामना करने की उम्मीद नहीं थी, लेकिन सौभाग्य से वह उत्साहित थी, अन्यथा अर्जुन सक्सेना को लगभग पता चल ही जाता। जल्दी से फर्श पोंछने के बाद अनन्या शर्मा ने पोछा धोने के लिए बाहर रख दिया। तभी उसका फ़ोन बजा और उसने अपनी पतलून की जेब से निकाला। प्रिया मेहता का संदेश था। प्रिया मेहता, अरे आज रात कैसी रहेगी? क्या तुम्हारे पास मेरे मैसेज का जवाब देने का समय नहीं है? मुझे पता था कि आपके पास मेरे संदेश का उत्तर देने के लिए निश्चित रूप से समय नहीं है, फिर भी मैं आपको संदेश भेजने से खुद को नहीं रोक सका। ठीक है, मुझे कल सुबह की लड़ाई के बारे में बताओ। अनन्या शर्मा। प्रिया मेहता, मुझे धन्यवाद मत कहो अनन्या शर्मा। आपके आकार के लिए धन्यवाद, आप बहुत बुरे हैं, आप अगली बार ऐसा नहीं कर सकते। प्रिया मेहता, क्या आपके अर्जुन सक्सेना को ये पसंद नहीं आया? अनन्या शर्मा। प्रिया मेहता, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने इसे जियाओ होंगशू पर सर्च किया था। इस स्टो के कपड़े लड़कों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हैं। ये छोटे मासूम लड़कों को मर्द बना सकते हैं। आपके अर्जुन सक्सेना का तो जिक्र ही नहीं। अनन्या शर्मा। मैं सो रही हूँ, क्योंकि उसने बाथरूम में शॉवर बंद होने की आवाज़ सुनी थी, जो ये संकेत दे रही थी कि अर्जुन सक्सेना नहा चुका है और बाहर आने वाला है। वह अभी मास्टर बेडरूम में लौटी ही थी कि अचानक उसकी मुलाकात अर्जुन सक्सेना से हो गई, जो मास्टर बेडरूम के बाथरूम से बाहर आया था। झोंगहाई में तापमान अभी भी बहुत अधिक था, इसलिए अर्जुन सक्सेना स्नान करने के बाद एक तौलिया लपेटे हुए दोनों हाथों से अपने छोटे छोटे बाल पोंछते हुए बाहर आए। पत्नी। खैर, अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना का खुला हुआ शरीर देखा और न जाने क्यों एक दृश्य उनके दिमाग में आ गया। इस तस्वीर में वह प्रिया मेहता द्वारा खरीदे गए सेक्सी कपड़े पहने हुए हैं और अर्जुन सक्सेना को गले लगा रही हैं। जब उसने अपना सिर झुकाया और उसके चेहरे को चूमा तो उसका छोटा सा चेहरा लाल हो गया। मत। उसके चिल्लाते ही पूरा व्यक्ति तुरंत होश में आया और फिर देखा कि अर्जुन सक्सेना जिन हैरान चेहरे से उसे देख रहा है। बीवी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम क्या चाहती हो? अनन्या शर्मा का चेहरा अचानक लाल हो गया। कुछ ही सेकंड में उसने सचमुच सपना देखा, और यह अभी भी रंगीन स्वप्न जैसा ही है। वह अर्जुन सक्सेना की तरफ सीधे देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाए और झिझकते हुए बोली, मेरा मतलब है, इस तरह के कपड़े पहनकर बाथरूम से बाहर मत आना, ठंड लग जाएगी और कमरे में एयर कंडीशनर भी चल रहा है। सौभाग्यवश मैं बुद्धिमान था और मुझे इसका स्पष्टीकरण मिल गया। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की ओर हैरानी भरी नज़रों से देखा, क्योंकि वह इन दिनों इसी तरह नहा रहा था। मैंने अनन्या शर्मा को पहले ऐसा कहते नहीं सुना, आपने अब क्या कहा? अनन्या शर्मा आज रात थोड़ी अजीब है। कि पति, मैंने अभी समाचार पढ़ा, जब एयर कंडीशनर चल रहा होता है, अगर कोई व्यक्ति अचानक गर्म हवा से ठंडी हवा के वातावरण में प्रवेश करता है, अगर वह गर्म नहीं रहता है तो चेहरे का न्यूरिटिस होना आसान है और फिर चेहरे का पक्षाघात हो सकता है। इतना कहकर अनन्या शर्मा दौड़कर कमरे में गई और अर्जुन सक्सेना का बाथरोब उठाकर अर्जुन सक्सेना को दे दिया। पतिदेव, इसे पहन लो, फिर मैं नहाने के लिए तैयार हूँ। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को बाथरूम में घुसते देखा। बाथरूम का दरवाज़ा बंद करने के बाद वह अपने बाल सुखाने के लिए लिविंग रूम में चला गया।
बाल सुखाने के बाद वह बेडरूम में लौट आया। इसके बारे में सोचने के बाद वह उठा, नीचे बैठा, झुका, बिस्तर के किनारे से चादर उठाई, बिस्तर के नीचे देखा और अपने दाहिने हाथ में एक टॉर्च पकड़ ली। फिर उसे बिस्तर के नीचे छिपा हुआ प्लास्टिक बैग दिखाओ। ये बैग परिचित लग रहा है। क्या ये वह छोटा बैग नहीं है जिसे अनन्या शर्मा ने आज शॉपिंग से वापस आने के बाद अपने शॉपिंग बैग से निकाला था? आपने इसे यहाँ कैसे रखा? उस समय उन्होंने सोचा कि शायद अनन्या शर्मा ने महिलाओं के लिए आंटी का तौलिया खरीदा है, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि वह उसे देखे, क्योंकि उन्होंने हिसाब लगाया था कि बच्चे अब लगभग 5 महीने के हो चुके हैं। अगर अनन्या शर्मा की मौसी जल्दी आ जाती तो उन्हें अब आना पड़ता। इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। लेकिन रात में अनन्या शर्मा के प्रदर्शनों की श्रृंखला ने उन्हें थोड़ा अजीब महसूस कराया। फिर मैंने इस मामले के स्रोत के बारे में सोचा, जो तब सामने आया जब वह फर्श पर पोछा लगा रहा था। फिर ऐसा हुआ कि जब वह बिस्तर के किनारे पर घसीटा गया तो उसने बिस्तर के नीचे देखने का सोचा। अप्रत्याशित रूप से मुझे बिस्तर के नीचे एक छोटा सा रहस्य मिल गया। उसने थैला निकाला और उसे खोला। ये देखकर कि यह गुलाबी रंग की पोशाक थी, उसने अपनी उंगलियों से उसे हुक से निकाला। क्योंकि कपड़े बहुत पतले थे, उसे यकीन नहीं था कि यह पोशाक है, लेकिन ये बहुत छोटा था, इसलिए वह इसे अपनी उंगलियों से हुक से निकाल सकता था और उसे अपनी हथेली से पकड़ने की ज़रूरत नहीं थी। उंगलियों के बाद कपड़े बाहर हुक। उसकी पुतलियां फैली हुई हैं। यह क्या है? क्या यह एक सस्पेंडर ड्रेस है जो सिकाडा के पंखों जितनी पतली है? कपड़ों पर लगे टैग को देखिए, जिस पर लिखा है सेक्सी कपड़े। उसकी पुतलियां फिर सिकुड़ गईं। उसकी काली आंखों में एक भूत प्रेत तेजी से चमक उठा और वह बाथरूम के दरवाजे की ओर देखने के लिए मुड़ा। फिर पिछली घटनाओं को इस पोशाक से जोड़ें। उसने एक ही बार में सब समझ लिया। मेरी पत्नी खुद को आश्चर्यचकित करना चाहती है। जब मेरी पत्नी नहा रही होगी, मैं उसकी मदद से यह ड्रेस धोऊंगा, फिर सुखाऊंगा और मैं इसे आज रात पहन सकता हूँ। मुझे आश्चर्य है कि मेरी पत्नी इस ड्रेस पर क्या प्रभाव डालती है। इसके लिए आगे देख रहे हैं। अर्जुन सक्सेना ने तुरंत कपड़े बाहर निकाले, उत्तरी बालकनी में जाकर कपड़े धोए और ड्रायर में सुखाए। जब अनन्या शर्मा शॉवर से बाहर आई तो अर्जुन सक्सेना बेडरूम में वापस नहीं लौटे थे। जब अनन्या शर्मा अपने बाल सुखाने के लिए लिविंग रूम में आईं, तो उन्होंने अर्जुन सक्सेना को उत्तरी बालकनी पर देखा और उनसे पूछा कि क्या वे उत्तरी बालकनी पर कपड़े धोएंगे। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि इसे जल्द ही धुलवाया जाएगा। जब अनन्या शर्मा अपने बाल सुखा रही थीं, तो ड्रायर बंद हो गया और कपड़े सूख गए। ड्रायर से निकालकर अर्जुन सक्सेना ने उसे अपनी नाक की नोक पर रखा और सूंघा। ड्रायर अच्छा है। कमरे में पहुंचकर वह बिस्तर पर लेट गया और लाइट बंद करने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को एक मुलायम चीज देते हुए धीरे से कहा, पत्नी, मैंने इसे साफ कर लिया है और इसे पहन सकता हूँ क्या? अनन्या शर्मा ने उस मुलायम चीज को हाथ में लिया और उसे छुआ। वो बहुत रेशमी लगी। ये है, तुम मुझे सरप्राइज देना चाहते हो? अर्जुन सक्सेना ने कहा। अभी अभी बिस्तर के नीचे कुछ गिरा था, मैं उसे उठाने गया और बिस्तर के नीचे ये चीज मिली। मुझे पता था कि यह मेरी पत्नी का आश्चर्य है। मैं अभी उत्तर की बालकनी में इस छोटी सी पोशाक को धो रहा था। पत्नी, तुम इसे पहन लो और मुझे दिखाओ। मुझे लगता है कि तुम इसमें अच्छी लगोगी। अनन्या शर्मा का मुंह खुल गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि आखिरकार अर्जुन सक्सेना को यह ड्रेस मिल ही जाएगी। पत्नी, इसे पहन कर देखो। अनन्या शर्मा ने अपने कपड़े पकड़े, होंठ काटे और कहा, नहीं, ये ड्रेस बहुत ही ज्यादा खुली हुई है। उसने इसे पहले भी स्टोर में देखा था। अभी भी उसके पेट पर स्ट्रैच मार्क्स और सिजेरियन के बाद के निशान नहीं गए हैं। ऐसे कपड़े पहनने से पेट का हिस्सा बहुत भद्दा लगता है। वह इसे पहनना नहीं चाहती। पत्नी, तुम्हारा फिगर बहुत अच्छा है और तुम इसमें बहुत अच्छी लग रही हो। अर्जुन सक्सेना की आवाज़ बहुत कोमल थी और अनन्या शर्मा के मन में उसे अस्वीकार करने का विचार भी नहीं आया। लेकिन क्या आप अपने पेट पर पड़े स्ट्रेच मार्क्स और निशानों से परेशान हैं? चिंता मत करो, तुम्हारे पति, मैं उन्हें तुम्हारे लिए हटा दूंगा। क्या तुमने देखा है कि आजकल ये निशान थोड़े हल्के हो गए हैं? इसे कमतर आंका गया है, लेकिन फिर भी मैं इसे इस समय नहीं पहनना चाहती। ये ड्रेस प्रिया मेहता ने मेरे शॉपिंग बैग में ठूंस दी थी। मैं इसे खरीदना नहीं चाहती। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को गले लगाया, अपना सिर झुकाया और उसके बालों को प्यार से चूमा और धीरे से कहा, ठीक है, हम इसे पहनने से पहले आपके स्ट्रेच मार्क्स और दाग के गायब होने का इंतजार क्यों न करें? महिलाएं अपने शरीर और अपने रूप रंग को बहुत महत्व देती हैं। उसने ये पोशाक देखी है। ये बहुत पतली है।
हालांकि यह पेट के कुछ हिस्से को ढकती है, लेकिन अगर आप इसे पहनती हैं तो इस पोशाक के आर पार अंदर की त्वचा दिखाई देती है। आपको स्ट्रैच मार्क्स और दाग दिखाई देंगे। दरअसल उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अनन्या शर्मा को पड़ता है और वो समझ सकते हैं। इंतजार करने को भी तैयार हूँ। अनन्या शर्मा ने पलटकर अर्जुन सक्सेना को गले लगा लिया, अंधेरे में सिर हिलाते हुए। ठीक है, उनके पति उन्हें इसे पहने हुए देखना चाहते थे, इसलिए जब उनके खिंचाव के निशान गायब हो गए और उनका सुंदर पेट वापस आ गया, तो उन्होंने इसे अर्जुन सक्सेना को दिखाने के लिए पहना। अगले दिन रविवार को शिशुओं के लिए अनुकूलित बेबी स्विमिंग पूल आ गया, जो एक ऐसा स्विमिंग पूल है जो लगभग स्वचालित रूप से सीधे फुला सकता है। एक बड़े ब्रांड से खरीदा, सामग्री सुरक्षित और संरक्षित है। मैंने एक स्विमिंग पूल खरीदा जो 1.5 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा है। इसे स्थापित करने के बाद पहले इसे पानी से धो लें, फिर पानी निकालने के लिए पानी पंप का उपयोग करें और फिर रसोई के नल से गर्म पानी को जोड़ने के लिए एक नली का उपयोग करें। क्योंकि यदि आप पानी उबालने के लिए केतली का उपयोग करते हैं तो इतने बड़े स्विमिंग पूल के लिए 10 से अधिक केतली उबालना पर्याप्त नहीं होगा। अर्जुन सक्सेना का यह आइडिया बहुत अच्छा था। वह नीचे हार्डवेयर की दुकान से गर्म पानी के लिए एक पाइप खरीद लाया, फिर उसे रसोई के नल से जोड़ दिया, गैस वाटर हीटर का तापमान 36 डिग्री पर सेट कर दिया और फिर गर्म पानी चालू कर दिया। रसोई के गर्म पानी को स्विमिंग पूल से जोड़ दिया। बहुत अधिक सुविधाजनक। आधे घंटे की मशक्कत के बाद स्विमिंग पूल का पानी लगभग पानी के स्तर पर आ गया। अर्जुन सक्सेना ने सबसे पहले थर्मामीटर से पानी का तापमान जांचा, जो लगभग 32 डिग्री था। फिर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा आंटी वांग के साथ ऊपर गए और तीनों छोटे बच्चों के साथ नीचे आ गए। जैसे ही तीनों नन्हे बच्चों ने छोटी मछलियों के निशानों वाला नीला स्विमिंग पूल देखा, वे तुरंत उत्साहित होकर बड़बड़ाने लगे और खुशी से अपने पिंडलियों को लात मारने लगे। अनन्या शर्मा मुस्कुराकर बोली, तैरना है, बाद में तैरने दूंगी, चलो कपड़े उतारते हैं। अनन्या शर्मा ने बच्चों के लिए स्विमिंग रिंग नहीं खरीदी, क्योंकि उन्हें लगा कि बच्चा अभी बहुत छोटा है, 5 महीने भी नहीं हुए हैं, और तैराकी रिंग का उपयोग करने से उनके शरीर को नुकसान होगा। क्योंकि तैराकी रिंग के कारण बच्चे का सिर आसानी से तैराकी रिंग में फंस सकता है, बच्चे की ग्रीवा रीढ़ को नुकसान पहुंचा सकता है और बच्चे के महत्वपूर्ण अंगों को संकुचित कर सकता है। और बच्चे की त्वचा बहुत नाजुक होती है और तैराकी की अंगूठी त्वचा के खिलाफ रगड़ेगी, जिससे बच्चे की त्वचा लाल, सूजी हुई और टूट जाएगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तैराकी रिंग में बच्चे के डूबने का खतरा है। इसलिए अर्जुन सक्सेना से चर्चा करने के बाद उन्होंने स्वयं बच्चों के साथ तैरने का निर्णय लिया। एक समय में एक बच्चे के साथ तैराएं ताकि आप हर समय बच्चे पर ध्यान दे सकें, और बच्चा एक बार में बहुत लंबे समय तक तैर नहीं सकता है और 30 मिनट से अधिक समय तक पानी में तैर नहीं सकता है, क्योंकि तैराकी में उनका बहुत समय लगेगा। इसके अलावा तापमान को भी लगभग 32 डिग्री पर नियंत्रित किया जाना चाहिए और यह 36 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि थर्मोरेगुलेशन के लिए बच्चे का तंत्रिका तंत्र अभी तक परिपक्व नहीं हुआ है। और इसे ज़्यादा गर्म या बहुत ठंडा नहीं किया जाना चाहिए। बहुत अधिक ठंड, क्योंकि बच्चे वयस्कों की तुलना में बहुत तेजी से गर्मी खो देते हैं और पानी में ठंड के कारण बच्चे कांपने लगते हैं। यदि इसे अधिक गर्म कर दिया जाए तो इससे शिशु बेहोश हो सकता है तथा अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं, इसलिए विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इससे पहले अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग शिशुओं को तैरने के लिए इसलिए नहीं ले जाते थे क्योंकि उस समय शिशु बहुत छोटे थे और जब तक वे 3-4 महीने के नहीं हो जाते थे और उनकी गर्दन पूरी तरह सीधी नहीं हो जाती थी, तब तक कोई भी वयस्क उन्हें तैरने के लिए नहीं ले जा सकता था। चूंकि वहां कोई तैराकी रिंग नहीं है, इसलिए बच्चे को खुद ही उछाल को नियंत्रित करना सीखना होगा। बेशक बड़े लोग पहले तो उसके शरीर को सहारा देंगे ताकि वह पानी में न गिरे। शिशुओं के लिए गोता न लगाना ही बेहतर है। हालांकि शिशुओं में सांस रोकने की तथाकथित क्रिया होती है, हम इंसान हैं, मछली नहीं, और पानी में सांस नहीं ले सकते। ये रिफ्लेक्स जरूरी नहीं कि हर बार हो और यह कभी भी गायब हो सकता है। जब तक सांस एक बार सफलतापूर्वक रोकी नहीं जाती, तब तक ये जानलेवा हो सकता है, इसलिए ऐसा जोखिम भरा काम न करें। पहले आरव और यूटोन को तैरने के लिए ले जाओ। अनन्या शर्मा ने समय से पहले ही पारंपरिक स्विमसूट पहन लिया, जिसमें घुटनों तक पैंट और छोटी आस्तीन के साथ सुनहरा शरीर था। अर्जुन सक्सेना ने भी एक रूढ़िवादी स्विमसूट पहना हुआ था, जिसके साथ कपड़े और पतलून थे और पतलून भी घुटने तक पहुंच रही थी। दोनों ने एक कपल स्टाइल पहना हुआ है। इसका ऑर्डर अनन्या शर्मा ने तब दिया था जब उन्होंने स्विमिंग पूल खरीदा था।
आरव और आन्या के कपड़े उतारने के बाद उन्हें केवल डायपर पहनने दिया और फिर अनन्या शर्मा स्विमिंग पूल में आगे बढ़ी। अर्जुन सक्सेना ने आन्या को उसे सौंप दिया। छोटी लड़की बहुत उत्साहित थी और जब वह पानी में उतरी तो उसने पानी से खेलना शुरू कर दिया। सबसे पहले अनन्या शर्मा ने उसे सीधा खड़ा रखा और उसे पानी के तापमान और वातावरण से परिचित होने दिया। तभी अर्जुन सक्सेना भी स्विमिंग पूल में उतर गया और आंटी वांग ने आरव को उसे सौंप दिया। हालांकि किशन थोड़ा चिंतित थी, लेकिन छोटी लड़की एक डरपोक किस्म की थी और वह अभी भी ये देखने के लिए इंतजार कर रही थी कि वह इस समय व्यक्तिगत रूप से कैसे तैराकी करेगी। आरव के पानी में उतरने के बाद वह अर्जुन सक्सेना की बाहें खोलना चाहता था और अकेले खेलने के लिए पानी में जाना चाहता था। उस छोटे से बच्चे ने सिर्फ डायपर पहना हुआ था और उसकी त्वचा बहुत फिसलन भरी थी। जब वह पानी में उतरा तो वह बिल्कुल एक लोच पानी में रहने वाला एक छोटा सा जीव जैसा था। वह बहुत मजबूत था। अगर वह कोई आम इंसान होता तो शायद उसे पकड़ नहीं पाता। सौभाग्य से अर्जुन सक्सेना की ताकत साधारण नहीं है। उसने उसे मजबूती से गले लगा लिया और भागने नहीं दिया। अपने बगल में अनन्या शर्मा को देखकर वह असहाय होकर मुस्कुराए और अपने बेटे से बोली, आरव, चिंता मत करो, अपना समय लो, पापा तुम्हें तैराकी के लिए ले जाएंगे। आरव सचमुच बोलना सीखना चाहता था और जब वह कहता था तो वह चारों ध्वनियों को आगे पीछे होते हुए स्पष्ट रूप से सुन सकता था। अर्जुन सक्सेना ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है पापा, तुम्हें तैरने ले जाएंगे, जल्दी जल्दी देखो, अपनी माँ पर पानी मत फेंकना। ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने उस छोटे बच्चे को पानी पर सीधा लिटा दिया और फिर उसे पानी में सिर के बल गिरने से बचाने के लिए नीचे दोनों हाथों से सहारा दिया। जैसे ही वह छोटा लड़का आज़ाद हुआ, उसने तुरंत दोनों हाथों और पैरों से तैरना शुरू कर दिया, मानो वह तैरना सीखने के लिए ही पैदा हुआ हो। अपने आप को पानी में गिरने से बचाते हुए पानी को खींचें। छोटा सिर भी ऊपर उठा लिया जाएगा जिससे वह पानी पीने से बच जाएगा। चित्र बहुत प्यारा है। ये देखकर कि उसका भाई तैरने लगा है, अन्या ने भी अपना सिर घुमाकर अनन्या शर्मा की ओर देखा और पानी के अंदर अपनी पिंडली को लात मारने लगी, जिसका मतलब था कि वह भी तैरना चाहती थी। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है मम्मी, आपको तैराकी के लिए ले जाएंगी। अर्जुन सक्सेना की तरह अनन्या शर्मा ने छोटी बच्ची को दोनों हाथों से पकड़ रखा था, लेकिन अनन्या का पानी में चलना उतना अच्छा नहीं था और क्योंकि उसने अपने भाई को तैरते देखा था, वह भी तैरना चाहती थी और फिर वह बहुत जल्दबाजी में थी, इसलिए उसने बस 2 बार खुजलाया और उसका सिर छोटा था। बस उसे पानी में डाल दिया। अनन्या शर्मा तेज तर्रार थी और उसने उसका सिर पानी में गिरने दिए बिना उसे ऊपर उठा लिया। आन्या, चलो जल्दी मत करो, अपना समय लो, क्या हम अभी अपनी जगह पर ही पैडल मार सकते हैं? शरीर का संतुलन ठीक हो जाने के बाद हम तैरना शुरू कर सकते हैं। अनन्या शर्मा ने अपनी बेटी को सिखाया। आरव को पानी में खेलने में बहुत मज़ा आया और उसे अर्जुन सक्सेना की मदद की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन ये देखते हुए कि यह बच्चे की पहली तैराकी थी, अर्जुन सक्सेना ने फिर भी पानी के अंदर उसका हाथ पकड़ रखा था और पूरे समय आरव को देख रहा था। मैंने अपने फ़ोन से तस्वीरें नहीं ली क्योंकि इससे वह कुछ मिनटों के लिए आरव पर ध्यान नहीं दे पाएगा, जो अच्छा नहीं है। अक्सर बच्चे के साथ दुर्घटना कुछ ही मिनटों में घटित हो जाती है, जिस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। उसने पहले भी खबर देखी थी, एक माँ अपने बच्चे को बेबी स्विमिंग पूल में तैराने ले गई और बच्चे ने स्विमिंग रिंग पहनी हुई थी। बच्चे को तैरते देखकर माँ अपने मोबाइल फ़ोन से खेलने चली गई और बच्चे को नहीं देख पाए। अंत में अपूरणीय दुख हुआ और बच्चा डूबकर मर गया। जब माँ को पता चला तो बच्चा पहले ही मर चुका था। पछताने के लिए बहुत देर हो चुकी है। ये देखकर कि उसके भाई बहन पानी में अच्छा खेल रहे हैं, किशन चिल्लाने लगी, मैं पानी में खेलना चाहता हूँ। जब अनन्या शर्मा आन्या को गोद में लिए हुए थी तो उसने मुस्कुराते हुए रिया से कहा कि वह इंतजार करे और जब बहनें लगभग खेल चुकी होंगी तो वह उसे तैरने के लिए ले आएगी और फिर उसके माता पिता मिलकर उसके साथ खेलेंगे। हाँ, किशन ने अपनी छोटी मुट्ठियां हिलाईं, फिर अपनी उंगलियां खाईं, अपने भाइयों और बहनों को तैरते हुए देखा। आधा घंटा जल्दी ही बीत गया। आधे घंटे बाद आरव पानी में आज़ादी से तैरने लगा। छोटा सा लड़का मेंगजी को पानी के नीचे चाकू मारकर देखना भी चाहता था, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे रोक दिया। अब जबकि मैंने तैरना सीख लिया है, पानी में उतरना बहुत खतरनाक है। आधे घंटे खेलने के बाद आन्या की सांस फूल रही थी और वह अनन्या शर्मा की गोद में आज्ञाकारी भाव से लेट गई। अनन्या शर्मा उसे स्विमिंग पूल से बाहर ले गईं, उसका शरीर पोंछा और फिर उसके बाल सुखाए। छोटा लड़का सोने वाला है।
तैराकी के तुरंत बाद अनन्या शर्मा ने आन्या को आंटी वांग को सौंप दिया और आंटी वांग से कहा कि वे उसे थोड़ी देर तक छेड़ें और बिस्तर पर जाने से पहले आधे घंटे तक प्रतीक्षा करें। फिर उसने केशिन को गले लगाया और उसे चिढ़ाते हुए कहा, केशिन रुको जब तक माँ स्विमिंग पूल में पानी का तापमान थोड़ा बढ़ा नहीं देती और फिर तुम्हें तैरने के लिए अंदर ले जाऊंगी। आधे घंटे तक नहाने के बाद पानी का तापमान काफ़ी कम हो गया है। अगर आपको दोबारा तैरना है तो आपको थोड़ा गर्म पानी बदलना होगा। पूल में पानी का तापमान बहुत कम न होने दें, अन्यथा ये छोटे बच्चे को ठंडा लगेगा। तैराकी कार्यक्रम से छोटे बच्चे बेहतर नींद लेते हैं क्योंकि यह कार्यक्रम शारीरिक रूप से बहुत कठिन होता है। दोपहर में गुड़िया के लिए वह सामग्री भी आ गई जो अनन्या शर्मा ने कल रात ऑनलाइन खरीदी थी। ऐसे कार्डबोर्ड भी हैं जिन पर पैटर्न बनाए जा सकते हैं। जैसे कपड़े बनाते समय आपको कार्डबोर्ड पर चित्र बनाने होते हैं, फिर कार्डबोर्ड को काटना होता है और फिर कपड़ों को खोलना होता है। इसमें छोटे खरगोश का कपड़ा भी है जो कि उसी छोटे खरगोश के कपड़े जैसा लगता है जिसे मैंने पहले खरीदा था। फिर सुई और धागा है और मोटर है जो छोटे खरगोश को रेंगने में मदद करती है, इत्यादि। जब छोटे बच्चे सो रहे थे, अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना एक साथ आ गए। चाची वांग घर को व्यवस्थित करती हैं, घरेलू काम करती हैं और रात का खाना तैयार करती हैं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से बात की थी कि जब वह छोटी खरगोश थी तो बच्चे अब बड़े होते जा रहे हैं और रेंगना सीख रहे हैं। जब वे रेंगने लगेंगे तो उन्हें चिंता होती है कि वह और अर्जुन सक्सेना दोनों क्लास में चले जाएंगे या किसी और काम में व्यस्त हो जाएंगे। हाँ, आंटी वांग घर पर अकेले नहीं देख सकती। यदि आप एक और नानी ढूंढने जा रहे हैं और यदि आप घर का काम करने जा रहे हैं तो आप एक अंशकालिक कार्यकर्ता को हर दिन इसे साफ करने के लिए कह सकते हैं ताकि चाची वांग और अन्य लोग आराम कर सकें। क्योंकि जब बच्चे रेंगने और चलने लगते हैं तो बच्चों को ले जाने का काम और भी भारी हो जाता है, क्योंकि उस समय बच्चा डिब्बे में से कुछ ढूंढता रहता था और देखता था कि क्या खाना है। अगर आप उसके मुंह में तार डाल दें या उसकी नाक में कांच की गेंद डाल दें तो वह अविश्वसनीय लगता था। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि अगर वह एक और नानी ढूंढना चाहते हैं तो उन्हें पहले आंटी वांग के साथ इस पर चर्चा करनी होगी। बेहतर होगा कि आंटी वांग एक की सिफारिश करें ताकि उन दोनों के बीच अच्छी तरह से तालमेल बैठ सके और उस समय संघर्ष पैदा करना आसान नहीं होगा। अनन्या शर्मा को लगा कि अर्जुन सक्सेना का प्रस्ताव अच्छा था, क्योंकि कभी कभी दो नानी एक साथ नहीं मिल पाती हैं, जिससे उनके जीवन में घर्षण पैदा होता है, जिससे दोनों का मूड खराब हो जाता है और खराब मूड में ये बच्चे के साथ उनके मूड को भी प्रभावित करेगा, जो अच्छा नहीं है। अनन्या शर्मा ने बताया कि वह आंटी वांग को इस बारे में बताने गई थीं, क्योंकि नानी ढूंढने में समय लगता है। बच्चे अब रेंगना सीख रहे हैं और जब वे 8 महीने के हो जाते हैं तो वे पूरे कमरे में रेंग सकते हैं। इसलिए आपको जल्दी ही एक नानी ढूंढनी होगी। अर्जुन सक्सेना ने एक और बात सोची और अनन्या शर्मा से कहा, चलो 2 बच्चों की देखभाल करने वाली नहीं रखते। इस तरह आंटी वांग और वे दोनों एक एक बच्चे की जिम्मेदारी संभालेंगे, जिससे काम का बंटवारा साफ रहेगा और फिर घर का काम पार्ट टाइम कामगारों से करवाया जाएगा। खाने के लिए जब मैं खाली होता हूँ तब मैं काम कर लेता हूँ और जब खाली नहीं होता तो तीनों आंटियाँ काम बांट लेती हैं। क्योंकि यदि 3 बच्चों की देखभाल के लिए केवल 2 बच्चों की देखभाल करने वालों को ही रखा जाए तो श्रम का विभाजन अस्पष्ट हो जाएगा। एक अच्छी कहावत है, एक भिक्षु के पास पीने के लिए पानी है, 2 भिक्षु पीने के लिए पानी ले जाते हैं और 3 भिक्षुओं के पास पीने के लिए पानी नहीं है। अनन्या शर्मा ने कुछ देर सोचा और सिर हिलाकर कहा, हाँ, लेकिन हमारे परिवार का खर्च बहुत ज़्यादा होगा। अब चाची वांग का वेतन 6,000 रुपये प्रति माह है। यदि आप 2 आयाओं को जोड़ लें तो यह 12,000 रुपये अतिरिक्त होगा। इसके अलावा अगर आप सफाई के लिए किसी पार्ट टाइम कर्मचारी को रखते हैं तो उसका किराया 40 रुपये प्रति घंटा है और आपको उसे दिन में 3 घंटे काम करना होगा, यानी 120 रुपये। अगर आप रोज़ सफाई करने आते हैं तो ये 3,600 रुपये प्रति माह है। अगर आप मासिक शुल्क देते हैं तो ये बहुत सस्ता होगा, लेकिन आपको 2,800 रुपये देने होंगे। अकेले आया के लिए लागत 20,000 रुपये है। इसके अलावा दैनिक खर्च, कार का रखरखाव, पानी और बिजली का बिल, किराया आदि भी हैं और मासिक खर्च 40,000 से 50,000 रुपये तक हो जाता है। ये वह समय है जब शिशु स्वस्थ होते हैं और बीमार नहीं होते। यदि आप बीमार हैं तो आपको अतिरिक्त भुगतान करना होगा, क्योंकि बच्चे के पंजीकरण के लिए साधारण संख्या 15 रुपये है, लेकिन साधारण संख्या के लिए इंतजार करना मुश्किल है और विशेषज्ञ संख्या 80 रुपये है और वीआईपी विशेषज्ञ संख्या को हथियाना मुश्किल है। हड़पने की जरूरत नहीं है,
लेकिन एक नंबर पर 300 रुपये मिलेंगे। ये सिर्फ पंजीकरण राशि है, इसमें चिकित्सा व्यय आदि शामिल नहीं है। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के लिए हिसाब लगाया और अर्जुन सक्सेना ने सुनने के बाद कहा, ये ठीक है, हमारे सैन किंझाई स्टोर के राजस्व से इस खर्च की गारंटी ली जा सकती है। जब वह थ्री हीरोज और लू बू की मूर्तियां बना रहा होता है तो कभी कभी उसे प्रेरणा की ज़रूरत होती है और वह अन्य छोटी वस्तुओं को तराशता है। उसने एक के बाद एक बहुत सी छोटी वस्तुएं तराशी हैं और वे सभी सैन किंझाई में बेची जाती हैं। सैन किंझाई के व्यापार लाइसेंस को एकल स्वामित्व से एकल स्वामित्व में बदल दिया गया है। ये कराधान लू प्रांत का कर है जो मुंबई के पृथक कराधान की तुलना में बहुत अधिक कर बचाता है। अब सैन किंझाई कर में कटौती करता है और कर के बाद शुद्ध लाभ 40,000 से 50,000 रुपये प्रति माह तक पहुंच सकता है। फिर उनके पास एक शैम्पू फैक्ट्री भी है जो खुलने वाली है, जिसे भविष्य में एक पारिवारिक व्यवसाय में बदलकर बच्चों को दिया जा सकता है। भले ही बच्चे उनके जितने व्यवस्थित न हों, जब तक वे शैम्पू और हेयर रिस्टोरर के फॉर्मूले में महारत हासिल कर लेते हैं, वे जीवन भर चिंतामुक्त भोजन और कपड़े पा सकते हैं। यह एक अच्छी बात है जिसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि बालों का झड़ना केवल एक पीढ़ी में ही नहीं होता। जैसे जैसे दबाव बढ़ेगा, बालों के झड़ने की मांग भी बढ़ेगी। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अब बच्चों के पालन पोषण का खर्च वाकई बहुत ज्यादा है। एक बच्चे को पालना बहुत बड़ी बात है, और ये तो कहना ही क्या कि उनके परिवार में 3-3 बच्चे पैदा होते हैं। सौभाग्य से उसके पति की पैसा कमाने की क्षमता बहुत अच्छी है। वह एनिमेशन कंपनी को जल्द से जल्द लाभदायक बनाने का प्रयास करती है ताकि उसके पति पर दबाव कम हो सके। चर्चा के बाद अनन्या शर्मा चाची वांग को खोजने के लिए रसोई में गईं और चाची वांग से कहा कि वह 2 और बच्चों की देखभाल करने वाली महिलाओं को ढूंढने जा रही हैं और चाची वांग से पूछना चाहती हैं कि क्या उनकी कोई दोस्त है जिसके साथ वह रहना चाहती हैं। चाची वांग ने कहा, तुम लोग वाकई बहुत सोच समझकर काम करते हो। अभी जब बच्चे रेंग नहीं सकते तो मैं अकेले उनकी देखभाल कर सकती हूँ, लेकिन जब वे रेंग कर चलने लगेंगे तो मैं उन्हें अकेले नहीं देख पाऊंगी। अगर कोई उम्मीदवार होगा तो मैं पहले जाकर पूछूंगा। आप निश्चिंत रहें, आपको एक विश्वसनीय उम्मीदवार जरूर मिलेगा। अच्छा है, चाची वांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस सू, लगता है आपके पति का करियर दिन ब दिन बड़ा होता जा रहा है। 3 आयाओं को रखने की कीमत कम नहीं है। महीने का खर्च 10,000 है। आपके पति अभी अभी कॉलेज गए हैं और वो बहुत काबिल हैं। ये कमाल की बात है। अनन्या शर्मा मुस्कुराई। अर्जुन सक्सेना सचमुच बहुत अच्छे हैं। उसने और अर्जुन सक्सेना ने मिलकर एक छोटी सी सफ़ेद खरगोश वाली गुड़िया बनाई। जब दोनों बच्चे रात के खाने के बाद एक एक करके उठे तो दोनों ने मिलकर वह छोटी सफ़ेद खरगोश वाली गुड़िया बनाई। यद्यपि मैनुअल काम करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना को इस उपलब्धि का बहुत संतोष है। जब वे इस छोटी सफ़ेद खरगोश गुड़िया को बनाते हैं और स्विच दबाने के बाद ये सफलतापूर्वक रेंगने लगती है। वह अपनी गोद में 3 छोटे बच्चों को लेकर बाहर आया। अब उन तीनों के पास खेलने के लिए एक नन्हा सफ़ेद खरगोश है। लेकिन इस छोटे लड़के आरव ने जब सबको लिटिल वाइट रैबिट खेलते देखा तो उसने लिटिल वाइट रैबिट खेलना बंद कर दिया और मपेट्स के साथ खेलना शुरू कर दिया। बूढ़ी माँ का दिल। इन दिनों अच्छे मौसम का लाभ उठाते हुए अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा अपने नन्हे मुन्नों को प्रतिदिन तैराकी के लिए नीचे एक मकान किराए पर लेने ले जाते हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों में पतझड़ आ जाएगा और मौसम ठंडा हो जाएगा। अगर आप उन्हें लिविंग रूम में तैरने ले जाएंगे तो सर्दी लगना आसान है। हालांकि उन्होंने कहा कि नीचे के किराए के घर का एयर कंडीशनर भी बदल दिया गया था, लेकिन गर्म एयर कंडीशनर को उड़ाने से हवा सूखना आसान है और शिशुओं के लिए नाक से खून आना आदि आसान है। यद्यपि घर पर ह्यूमिडिफायर लगाना भी संभव है, लेकिन ह्यूमिडिफायर भी एक दोधारी तलवार है। यदि इसका चयन ठीक से नहीं किया गया या इसे नियमित रूप से साफ नहीं किया गया तो ये शिशुओं और वयस्कों में निमोनिया जैसी बीमारियां ला सकता है। यदि आप ह्यूमिडिफायर का उपयोग करना चाहते हैं तो आपको ऐसा ह्यूमिडिफायर चुनना होगा जो ह्यूमिडिफायर में पानी को पूरी तरह से कीटाणुरहित और निष्फल कर सके, और फिर ऐसा चुनें जिसे साफ करना आसान हो, क्योंकि अगर इसे साफ करना बहुत मुश्किल है तो हर कोई निष्क्रिय हो जाएगा और इसे हर हफ्ते साफ नहीं करेगा। अगर इसे साफ न किया जाए तो इसमें बैक्टीरिया आसानी से पनप सकते हैं। ये बैक्टीरिया हवा में उड़कर हवा में मौजूद धूल के साथ मिलकर फेफड़ों में पहुंच जाते हैं, जिससे निमोनिया हो सकता है। इसलिए जब समय आता है तो अर्जुन सक्सेना ठंड के मौसम के बाद छोटे बच्चों को पानी में खेलने देने के लिए तैयार नहीं होते हैं। अब उन्हें पर्याप्त खेलने दो।
पलक झपकते ही 18 तारीख आ गई और मध्य शरद ऋतु महोत्सव नजदीक आ गया। छोटे बच्चे भी 5 महीने के हो गए हैं। सक्सेना के माता पिता ने घर पर ही प्लांट का सामान तैयार कर लिया है और कच्चा माल भी खरीद लिया है। वे अर्जुन सक्सेना के वापस आकर फॉर्मूला बनाने का इंतजार करेंगे। अनीता सक्सेना ने वीडियो कॉल करके अर्जुन सक्सेना को इस बारे में बताया। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि शुक्रवार को वह सुबह की क्लास खेलने के बाद वापस चले गए थे। अनीता सक्सेना ने अपने पोते पोतियों को आधे महीने से ज़्यादा समय से नहीं देखा है। हालांकि उन्होंने कहा था कि वह रोज़ वीडियो देखेंगी, लेकिन यह उतना अच्छा नहीं है जितना असल में है। वह वास्तव में चाहती थी कि अर्जुन सक्सेना उन छोटे बच्चों को वापस ले आए, लेकिन वह जानती थी कि यह बहुत बड़ी मुसीबत होगी। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि जब वह वापस जाएंगे और काम निपटा लेंगे तो वह उन दोनों को झोंघाई ले आएंगे और अनन्या शर्मा के माता पिता के साथ मध्य शरद उत्सव मनाएंगे। अब नीचे का मकान किराए पर दे दो, कमरा पूरी तरह से सबके लिए पर्याप्त है। जहां तक लिविंग रूम में स्विमिंग पूल की बात है तो वह कल सुबह उसे साफ करने जाएगा, क्योंकि शरद ऋतु आ चुकी है और मौसम ठंडा होने लगा है। अब आप स्विमिंग पूल का उपयोग नहीं कर सकते। लिविंग रूम में कोई स्विमिंग पूल नहीं है, ये बड़ा है। उस समय उनके माता पिता और अनन्या शर्मा के माता पिता इसी मंजिल पर रहते थे, कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि लिविंग रूम और दोनों बेडरूम में टीवी हैं। माँ ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, कल शुक्रवार है, परसों शनिवार है और परसों रविवार है। मैं तुम्हारे पिताजी को काम की आधिकारिक शुरुआत की तैयारी के लिए एक शुभ दिन चुनने दूंगी और यह समय मध्य शरद ऋतु उत्सव पर नहीं रखा जा सकता। त्योहार, फिर हम पहले मध्य शरद ऋतु उत्सव मनाने तुम्हारे पास आएंगे और फिर मध्य शरद ऋतु उत्सव समाप्त होने के बाद कारखाने के आधिकारिक उद्घाटन और रिबन काटने की तारीख तय करने के लिए वापस आएंगे। कर सकना। केशिन क्या कर रहा है? अनीता सक्सेना का ध्यान केशिन पर गया, जिसने अचानक अर्जुन सक्सेना के कपड़ों का कोना पकड़ा और अर्जुन सक्सेना के हाथ में रखे फोन की तरफ देखने लगी। केशिन ने अपनी दादी को एक शर्मीली मुस्कान दी, जिससे उसके सफ़ेद दांत दिखाई देने लगे। अब जब रिया अर्जुन के पिता अनीता सक्सेना यासू के पिता और माँ के साथ वीडियो बना रही होती है तो वह अपने दांत दिखाना पसंद करती है। जब अनन्या शर्मा उसे आईने में देखने के लिए ले जाती तो वह आईने को चूमती और खुद को आईने में चाटती। बहुत मज़ेदार, बहुत प्यारा। हाँ, हमारी नन्ही रिया के दांत कितने सफ़ेद हैं। ये जिया और रिया के दूध के दांत हैं। भविष्य में जिया और रिया के और भी दांत होंगे और वो भी सफ़ेद। जब शिन उसे अपने दांत दिखाएगी तो वो उसकी तारीफ करेगी। ये सुनकर के शिन खिलखिलाकर हंसने लगा। अगले दिन अर्जुन सक्सेना क्लास खत्म करके घर लौट आए। अनन्या शर्मा की आज सुबह क्लास नहीं थी, लेकिन दोपहर में क्लास थी। उसने अर्जुन सक्सेना के लिए पहले से ही तैयारी कर रखी थी कि वह घर क्या लेकर आएगी, जैसे कपड़े, अंडरवियर, मोजे आदि। इसमें अर्जुन सक्सेना का आईडी कार्ड, मोबाइल फ़ोन, चार्जिंग केबल, चार्जिंग ट्रेजर और अन्य चीज़ें भी हैं। शैम्पू की फैक्ट्री लखनऊ, राजस्थान में रजिस्टर्ड थी, क्योंकि पिताजी सक्सेना ने किसी से पूछा था कि अगर वे राजस्थान में शैम्पू की फैक्ट्री खोलें तो उन्हें बड़ी सब्सिडी मिल सकती है। लोग आकर जांच पड़ताल करते हैं और फिर फैक्ट्री के आकार और तैयार उत्पादों की गुणवत्ता के हिसाब से सब्सिडी देते हैं। पंजीकरण के समय अर्जुन सक्सेना सीधे वहां नहीं गए, वित्त का काम वहां से चला गया और वित्त का काम अर्जुन के पिता के पास चला गया। अनन्या शर्मा ने ये चीज़ें अर्जुन सक्सेना के लिए एक ब्रीफकेस में रख दी। अर्जुन सक्सेना इसे उठाकर चले जा सकते हैं। अर्जुन सक्सेना घर पहुंचे, सामान गिना और तैयार हो गए। इस बार अर्जुन सक्सेना सामान उठाकर सीधे नहीं गए, बल्कि सबसे पहले रेंगने वाले मैट पर जाकर तीनों नन्हे बच्चों से बात की। उन्हें बताएं कि पिताजी कुछ दिनों के लिए दादा दादी के घर चले जाएंगे और कुछ दिनों बाद पिताजी दादा दादी के साथ आएंगे। पिछली बार जब मैं सिर्फ आधे दिन के लिए बाहर गई थी तो वे बिना बताए एक रात के लिए उस पर नाराज़ हो गए थे। इस बार मैं 2 दिन के लिए वापस गई। अगर मैंने उन्हें साफ साफ नहीं बताया होता तो शायद मैं कई दिनों तक उस पर नाराज़ रहती। अनन्या शर्मा ने भी उनसे कहा, पापा बस कुछ दिनों के लिए दादा दादी के घर जा रहे हैं, फिर वापस आ जाएंगे। मम्मी घर पर तुम्हारे साथ रहेंगी। चलो पापा के दादा दादी को वापस लाने का इंतज़ार करते हैं। ठीक है। जब समय आएगा तो दादा दादी आरव, आन्या और रिया के लिए बहुत सारी स्वादिष्ट और मज़ेदार चीज़ें लाएंगे। क्या आप दादाजी और दादी के घर का सब्जी का खेत और छोटी पीली मुर्गी पसंद करेंगे? जब पापा वापस जाएंगे तो हम पापा के साथ एक वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि दादा दादी के घर का सब्जी का खेत कैसा दिखता है। क्या वो छोटी पीली मुर्गी बड़ी हो गई है?
आधे घंटे तक छोटे बच्चों से बात करने के बाद अर्जुन सक्सेना रवाना हो गए। तीनों छोटे बच्चे जो पहले तो ठीक थे, अनन्या जब अर्जुन सक्सेना को जाते हुए देखा तो रोने लगी और फिर केशिन और आरव भी रोने लगे। रोते रोते अर्जुन सक्सेना का दिल पिघल गया और वह अब बाहर नहीं जाना चाहता था। मैं 24 घंटे उनके साथ रहना चाहता हूँ। अनन्या शर्मा की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने तीनों छोटे बच्चों को दिलासा दिया, ठीक है, रो मत, पापा 2 दिन में वापस आ जाएंगे, आज वापस चले जाना और परसों भी। पापा दादा दादी के घर हमारे लिए शैम्पू बनाने की फैक्ट्री लगाने गए थे। शैम्पू की फैक्ट्री खुलने के बाद तुम तीनों भाई बहनों के पास खाने के लिए ढेर सारा सोना होगा। तुम अपनी मर्जी से दूध, पाउडर और खिलौने खरीद सकते हो। मम्मी पापा तुम्हारे लिए भी खरीद लेंगे। अपनी बात समाप्त करने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को जाने के लिए कहा और अर्जुन सक्सेना के जाने के बाद उन्होंने तीनों को फिर से मनाया। इस समय मैं बिल्कुल भी रोना बंद नहीं कर सका। अर्जुन सक्सेना ने तीनों बच्चों को एक एक करके चूमा, फिर अपना बैग और लाल आंखें लेकर चला गया। इससे पहले कि छोटे बच्चों को ज्यादा होश आता, वह एक व्यापारिक यात्रा पर बाहर चले जाते थे और वे कुछ भी नहीं करते थे। अब वो छोटा सा लड़का ज्यादा समझदार होता जा रहा है। जब वो जाएगा तो रोएगा। उन्हें छोड़ने में अधिक से अधिक अनिच्छा होती जा रही है। हालांकि कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें उन्हें वास्तव में व्यक्तिगत रूप से करने की आवश्यकता है। अर्जुन सक्सेना के हठपूर्वक चले जाने के बाद जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, उसने कमरे में 3 छोटे बच्चों के रोने की आवाज सुनी। अरे! अर्जुन सक्सेना ने आह भरी। बेटा, जब पिताजी घर खरीदने लायक पैसा कमा लेंगे तो वे हर दिन तुम्हारे साथ घर पर खेलेंगे। उनके पास अभी भी एक प्रणाली है और दूसरों की तुलना में पैसा कमाना बहुत आसान है। यदि आप मुंबई में एक अच्छा घर खरीदना चाहते हैं तो आपको व्यवसाय के लिए यात्रा करनी होगी और आपके पास अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए अधिक समय नहीं होगा। अन्य साधारण लोगों का क्या होगा? अन्य सामान्य माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि हर बार जब वे बाहर जाते हैं तो वे अपने बच्चों के रोने और उनकी आंखों में अनिच्छा सुनकर कड़वाहट महसूस करते हैं। हालांकि ये कड़वाहटें अस्थायी हैं। पैसा कमाने, घर खरीदने और परिवार को फिर से मिलाने के बाद मैं उम्मीदों और खुशियों से भर जाऊंगा। अब वह अगले अक्टूबर का इंतजार कर रहे हैं जब वह घर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा कमा लेंगे और घर खरीदने के बाद उनका परिवार उस समय एक बड़े घर में रह सकेगा और वह अब की तरह भीड़भाड़ वाला नहीं होगा। हालांकि उन्होंने अब 2 घर किराए पर ले लिए हैं, लेकिन क्योंकि दोनों घर एक साथ नहीं हैं, उन्हें बाहर से सीढ़ियों से नीचे जाने की ज़रूरत है और उन्हें अपने जूते बदलने की ज़रूरत है आदि, और घर का लेआउट अनुचित है और एक कमरा है जहां मकान मालिक का बिस्तर ढेर है आदि। आपूर्ति, इसलिए ऐसा लगता है कि हालांकि 2 और 4 कमरे हैं, यह अभी भी पर्याप्त नहीं है। उस समय नए घर में वह तीनों छोटे बच्चों के लिए एक अलग कमरा और साथ ही एक बड़ा अध्ययन कक्ष भी डिजाइन करेंगे। तीनों भाई बहनों को एक ही अध्ययन कक्ष में पढ़ने और गृह कार्य करने दें और उनके ढेर सारे खिलौने एक बड़े बगीचे में रख दें ताकि वे बगीचे में वॉकर को धकेल सकें और दौड़ने के बाद वे घर पर बगीचे के हर एक क्षेत्र में फुटबॉल खेल सकें इत्यादि। भविष्य की कल्पनाओं के साथ अर्जुन सक्सेना रेलवे स्टेशन की ओर चल पड़ा। जब मैं घर पहुंचा तो रात के 10 बज चुके थे। रेलवे स्टेशन पर उसे खाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई। घर पहुंचने पर अनीता सक्सेना ने उसके लिए मसालेदार नूडल्स का एक कटोरा बनाया, जिससे उसे अचानक से आराम महसूस हुआ। अनीता सक्सेना ने उसे रात के खाने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने को कहा। अर्जुन सक्सेना ने बताया कि उसने आज ट्रेन में आराम किया था और अभी तक उसे नींद नहीं आई है। अर्जुन के पिता ने पूछा, क्या तुम उसे फैक्ट्री दिखाने ले जाना चाहोगे? अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ। फैक्ट्री लखनऊ में है, लेकिन लखनऊ के बाहरी इलाके में होने के कारण वहां तक गाड़ी से जाने में आधा घंटा लगता है। क्योंकि परिवार का रुकी स्टेशन व्यवसाय रिश्तेदारों को सौंप दिया गया था, इसलिए डिलीवरी के लिए परिवार द्वारा खरीदी गई वैन घर पर ही छोड़ दी गई थी और मोटरसाइकिल, तिपहिया वाहन आदि रिश्तेदारों को बेच दिए गए थे। मीटुआन में सब्जियां बेचने की बात करें तो अनीता सक्सेना ने अपना काम नहीं बदला, बल्कि यह काम उन्होंने अपने हाथों में ही रखा, क्योंकि काम बहुत आसान था। बस सुबह सब्जियां लानी होती थी, उन्हें गिनना होता था और घर के फ्रिज में रखना होता था। हर कोई आएगा और इसे ले जाएगा। जब अनीता सक्सेना घर पर होती हैं तो वह खुद ही इसे देखती हैं। जब वह घर पर नहीं होती हैं तो वह आंटी जिया से मदद मांगती हैं। हालांकि आंटी जिया का घर अर्जुन सक्सेना के घर के बगल में नहीं था, लेकिन वह उसी कतार में था, बस कुछ ही कदम की दूरी पर। इसके अलावा जब सब लोग बर्तन लेने आते हैं तो वे आमतौर पर दूसरों के बर्तन नहीं लेते,
क्योंकि अनीता सक्सेना ने रेफ्रिजरेटर वाली जगह पर बिना किसी ब्लाइंड स्पॉट वाला 360 डिग्री कैमरा लगाया था। ये कैमरा तब लगाया गया था जब वह एक नौसिखिया स्टेशन थी। गलत कुरियर मिलने से बचें और फिर कोई भी नहीं मिल सकेगा। आधे घंटे बाद वैन फैक्ट्री बिल्डिंग के दरवाजे पर पहुंची। वहां एक सुरक्षा बूथ था और अंदर एक सुरक्षा गार्ड ड्यूटी पर बैठा था। जब सुरक्षा गार्ड ने पापा सक्सेना को कार में बैठे देखा तो वह तुरंत मुस्कुराते हुए सुरक्षा बूथ से बाहर चला गया। डैड सक्सेना को नमस्ते कहो। बॉस सक्सेना, यह जियाओ किन के बॉस होंगे, है ना? सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन सक्सेना को देखा जो गाड़ी चला रहा था और मुस्कुराते हुए पूछा। सुरक्षा गार्ड को पापा सक्सेना ने रखा था। वह लगभग 40 साल का एक अधेड़ आदमी है। वह हट्टा कट्टा और ताकतवर है और देखने में भी बहुत हट्टा कट्टा लगता है। फैक्ट्री में सुरक्षा गार्ड होने के नाते वह बहुत ही निडर है। कम से कम चोर यहां आसानी से घुसने की हिम्मत तो नहीं करते। आगे बढ़ो। सुरक्षा गार्ड ने अर्जुन सक्सेना को पहले कभी नहीं देखा था। इस समय अर्जुन सक्सेना का चेहरा अर्जुन के पिता से कुछ मिलता जुलता लग रहा है। इसके अलावा अर्जुन के पिता ने उन्हें पहले बताया था कि असल में वे इस फैक्ट्री में अपने बेटे की देखभाल कर रहे हैं। सुरक्षा गार्ड का नाम वांग दा है। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, यह मेरा बेटा है। बॉस जियाओकिन बहुत युवा हैं। उनमें वाकई बहुत संभावनाएं हैं। इतनी कम उम्र में वो इतनी बड़ी फैक्ट्री खोल सकते हैं। मुझे भी ऐसा करना ही होगा। यह अविश्वसनीय है। इस उम्र में पापा सक्सेना को दूसरों से अपने बेटे की तारीफ सुनना बहुत पसंद है। अर्जुन सक्सेना को कार चलाने देने से पहले उन्होंने वांग दा से मुस्कुराते हुए बातचीत की। कारखाना बहुत बड़ा है, कई जिलों में विभाजित है और सड़क के किनारे 100 स्ट्रीट लाइटें हैं। इसलिए रात में भी कार में बैठे हुए अर्जुन के पिता अर्जुन सक्सेना को ये बता सकते थे कि प्रत्येक इमारत का उपयोग किस लिए किया जाता है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।